नमस्कार, पावर ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं। भारतीय बाजार के लिए इस वक्त आज सुबह सुबह संकेत और सेंटिमेंट्स बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस बेहतर है और ये राहत की तस्वीर इसलिए है क्योंकि मिडल ईस्ट टेंशंस छटते हुए देखने को मिले हैं। राहत की खबरें, रिलीफ के साइंस वहां पर से हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल हॉर्मुज संकट सुलझने की उम्मीद से कच्चे तेल में लगातार 3 दिनों से गिरावट उबाल थमता हुआ दिखा है। चलिए आज की पारी की शुरुआत करते हैं और ये पॉजिटिव संकेत भारतीय बाजार के लिए कितना कारगर साबित होंगे इस पर बातचीत करते हैं। और इस पावर पैक दिन की शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी हाइलाइट्स, 4 बड़ी खबरों के साथ अहम ट्रिगर्स आपके सामने रख देते हैं। रिजल्ट सीजन, इवेंट स्पेसिफिक, काफी कुछ है फोकस रेडार पर। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत जो कि मजबूत हर लिहाज से। एशियाई बाजार पॉजिटिव, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में मजबूती जो कि काफी हद तक रिलीफ और सपोर्ट दे जाएगा भारतीय बाजार को। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं नरमी $79 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड। वहीं घरेलू बाजार में और WTI में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते नजर आएंगे। स्टॉक वाइज अगर देखें अच्छे खासे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। निफ्टी, एफएनओ, कैश की लंबी फेहरिस्त आज भी स्लेटेड है रिजल्ट्स की। और कल के नतीजों की अगर हम बात करें, मैरिको, भारतीय एयरटेल, नायका, ONGC तमाम कंपनी आज फोकस रेडार पर रहेंगी क्योंकि Q1 के मजबूत नतीजे ये सारी कंपनियों ने पेश किए हैं। इन तमाम स्टॉक्स पर बाजार खुलने के साथ साथ भी हमारी नजर रहेगी। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन, बड़ा ट्रिगर RBI की पॉलिसी। 10 बजे दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं और 9:30 बजे से लगातार एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ेंगी। और अब क्रेडिट पॉलिसी पर, इकोनॉमी की चाल पर महाकवरेज ET नाउ स्वदेश पर 9:30 बजे से ही देखिएगा। क्रेडिट पॉलिसी के लिए भी आपको हमारे साथ ही बने रहना है। चलिए, ये है बाजार के अहम ट्रिगर्स। लेकिन ग्लोबल बाजार में ऐसा क्या कुछ हो गया जो कि भारतीय बाजार के लिए इतनी बड़ी राहत और रिलीफ की साइन आज सुबह सुबह नजर आ रहे हैं। पॉजिटिविटी, अभिषेक गुड मॉर्निंग, आज देखने को मिली है। उम्मीद पूरी है कि ये पॉजिटिविटी झलक जाए जब भारतीय बाजार भी खुले। लेकिन ग्लोब के फ्रंट पर क्या न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसने यूएस मार्केट्स, एशियाई बाजार सभी के सेंटिमेंट सुधार दिए हैं? मानसी, देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, गुड मॉर्निंग, जिससे अमेरिकी बाजारों में सेंटिमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है। एक तो वहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी दमदार आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये हुई है कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। उनका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की डील इसी हफ्ते संभव है और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ डील के लिए बातचीत जारी है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा और इसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल के भाव में 5% की और गिरावट आ गई और ब्रेंट क्रूड का भाव गिर के आ गया है $80 प्रति बैरल के भी नीचे। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को नज़रअंदाज करके ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और IRGC ने 3 ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, ऐसी खबरें निकल के आई हैं। उधर इराक के बसरा प्रांत में एक जोरदार धमाके की खबरें आई हैं और ओमान के समुद्री क्षेत्र में एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। और ऐसी भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ओमान और ईरान ये दोनों मिलकर एक कोई साझा व्यवस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल के आई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमेरिका का तो ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी उसका पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने ओमान के समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाज पर हमले की जानकारी दी है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो हमने देखा कि कल डाउ जोन्स 907 अंक चढ़ा, 0.25% की तेजी रही। लगातार चौथे सत्र में हमने मजबूती देखी और रिकॉर्ड ऊंचाई पर डाउ जोन्स पहुंच गया है। S&P 500 की बात करें तो S&P 500 भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाके कारोबार कर रहा है। कल 0.2% की तेजी रही और IT स्टॉक्स में जो टेक स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी होने से नैस्डैक में कल 2.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी पर कारोबार हमने होते हुआ देखा। एक स्टॉक जिसने सभी का ध्यान खींचा वो है पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे आए थे पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज के और शेयर लगभग 29.5% चढ़ के बंद हुआ। मतलब देख के आश्चर्य हो रहा था कितनी बड़ी तेजी शेयर में हो गई है। लेकिन उसके संकेत परसों के आफ्टर मार्केट से मिल गए थे।
तो ये एक्शन रहा है। आज जुलाई के एडीपी प्राइवेट पेरोल के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि वहां पर मजबूती के साथ आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये निकेई इस वक्त 2000 पॉइंट ऊपर है, लगभग 3% ऊपर दिखाई देगा। हांगकांग के बाजार में और चीन के बाजार में भी तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर हम कोस्पी की बात करें तो कोस्पी लगभग 4% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें मानसी, तो आप देखेंगे कि क्रूड में तो निश्चित तौर पर नरमी आई है और ये बड़ा ब्रीदर है भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हम देख रहे हैं कि सोने में थोड़ी सी नरमी आई है, $4140 की प्रति औंस के आसपास के भाव हैं। लेकिन जो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो नीचे नहीं आ रही है, वो लगातार ऊपर बनी हुई है। 4.625% के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसमें नरमी आई है, 100 के नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स, 99.88 के स्तर आपको डॉलर इंडेक्स के नजर आएंगे। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत हैं वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में शानदार तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई, एशिया में अच्छी तेजी, क्रूड का नीचे आना, डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, ये सारी की सारी चीजें अच्छे इंडिकेशंस दे रही हैं। और इसी के चलते आप देखेंगे कि जो गिफ्ट निफ्टी है लगभग 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं, 187 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ इस वक्त आपको कारोबार होता हुआ गिफ्ट निफ्टी में नजर आएगा। बस सवाल यह है कि क्या इस गैप के साथ बाजार खुल पाएगा या नहीं, क्योंकि 3.15 और 3.30 की जो क्लोजिंग रही है, जो भाव जो सेटल हुए हैं उसमें बड़ा हमने फर्क देखा है। 24,450 के आसपास के लेवल थी 3:15 पर, और जब बाजार सेटल हुआ है निफ्टी तो 24,614 के लेवल रहे हैं, तो 150 पॉइंट का उछाल आया है। अब ये उछाल कल हमने देखा था कि एक तरह से बाजार में एडजस्टमेंट आया था, क्या आज भी एडजस्टमेंट जारी रहेगा, ये जरा समझने वाली चीज निश्चित तौर पर होगी। लेकिन चलिए जरा आगे बातचीत करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं इटिना और इटिना स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मनघाट को। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका इटिना स्वदेश पर। सर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान होना है, हालांकि उम्मीदें तो यही है कि दरों में कोई चेंज होगा नहीं, न्यूट्रल रुख बना रहेगा, 5.25% पर रेपो रेट बरकरार रहेगा। लेकिन सर, इंपॉर्टेंट क्या होगा पॉलिसी में, कमेंट्री में क्या हम सुनना चाहेंगे, और क्या ग्रोथ के प्रोजेक्शन में या फिर इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन में कोई बदलाव हो सकता है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये अगस्त पॉलिसी थोड़ा सा अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले पॉलिसी में हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था। उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रेजिम में देख रहे हैं, इन्फ्लेशन एक इशू है, वहाँ पर एक उस पर एक नज़र रहेगी। और फ़िलहाल जो स्ट्रीट अगस्त पॉलिसी से देख रहा है वो 3 चीज़ें देख रहा है। एक चीज़ ये है कि रेट्स होल्ड पे रहेंगी, अगर कोई इंडिकेशन आता है कि आगे जाके बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि स्ट्रीट कह रहा है कि एक रेट हाइक तो आएगा ही आएगा साल के अंत तक, तो वो स्ट्रीट ने फैक्टर किया हुआ है। पर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि अगर ऐसा होता तो हम स्ट्रीट को प्रिपेयर करते हैं, पर अभी तक वो रुझान आया नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरी जो चीज़ है फॉरेक्स को लेके, रुपी को लेके, काफ़ी आरबीआई की लास्ट पॉलिसी के बाद जून 5 के बाद हमने ये देखा कि आरबीआई ने काफ़ी 30-40 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके एफसीएनआरबी और बाकी जो फॉरेक्स स्वैप विंडोज़ हैं उसके थ्रू। तो ये नंबर जो है अगले 2 महीने में और बढ़ेगा, और उसके चलते आरबीआई का क्या रुझान रहेगा करेंसी को लेके, उस पर भी एक नज़र रहेगी। तीसरी जो है लिक्विडिटी, इस वक्त लिक्विडिटी न्यूट्रल है, क्योंकि ज़्यादा सरप्लस नहीं है। बट आगे जाते हुए अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात सुने तो उनका कहना है कि लिक्विडिटी जो है वो सरप्लस में जाएगी, तो आरबीआई कुछ लिक्विडिटी मेजर्स भी लेकर आएंगे मार्केट में, तो वो भी एक है। तो 2-3 चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन का क्या रुझान रहेगा, कि आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का टारगेट को थोड़ा चेंज करता है, ट्विक करता है, नीचे को लेकर आता है, क्योंकि स्ट्रीट का मानना है कि आरबीआई कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव होकर हायर इन्फ्लेशन टारगेट लेके चल रहा है, वो एक है। दूसरा
जीडीपी ग्रोथ के ऊपर एक नज़र रहेगी, और तीसरा फॉरेक्स मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा एक नज़र। ये सारी चीज़ें जो हैं आरबीआई की इस पॉलिसी में रहेंगी। इसके अलावा जो है काफ़ी रिफॉर्म मेजर्स जो आरबीआई हर पॉलिसी में लेकर आता है, वो उस पर भी एक नज़र रहेगी बाजार की। जी बिल्कुल। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। इस बीच ये सारी चीजें ट्रिगर्स तो है ही, लेकिन एफआईएस की खरीदारी, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी जो है लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से जारी है, और अब तो क्वांटम में भी हम देख रहे हैं बेहतरी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, कैश में करीब 2446 करोड़ की खरीदारी। अब यहां से आगे तिमाही नतीजे भी बेहतर आते हुए दिखे हैं। क्या तिमाही नतीजों का असर भी खरीदारी को और मजबूत बनाएगा? देखिए सिंपल सी बात है। अगर हम एफआई के नंबर देखें तो कल नेट पॉजिटिव थे, लगभग 2450 करोड़ के आसपास नेट पॉजिटिव थे। डीआईस कल नेगेटिव थे, तो कुछ बिकवाली देखने को मिली वहाँ पर मैंने जैसे आपको एफआई का कहा कि एफआई फ्लोज जो है वो बहुत ही स्पोरेडिक है, उसमें मोमेंटम नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और कारण ये है कि एक्टिव फंड्स उतने वापस नहीं आ रहे। आप अब देखेंगे कि कल का जो बाज़ार है, हमने देखा कि एआई ट्रेड वापस चला, तो यूएस में सारे मार्केट्स ऊपर गए, एसएनपी नए हाई पे गए, एसएनपी 500, नाइजेक ऑलरेडी नए हाई पे चल रहा है। तो ये जो एआई ट्रेड का रब ऑफ जो है एशियन मार्केट में भी हो रहा है। अब उसके चलते इंडियन मार्केट में उतना रब ऑफ देखने को नहीं मिलेगा एफआईएस का। हाँ, हालांकि फ्लोज ट्रिकल करते रहेंगे। जुलाई का महीना अच्छा रहा, लगभग $2 बिलियन के आसपास के, 2 बिलियन से ज़्यादा के आसपास का नेट फ्लोज रहा जुलाई में 4-5 महीने के बाद। तो वो भी एक अच्छा आंकड़ा है, पर वो आंकड़ा नीडल को भारतीय मार्केट को ऊपर इतना नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं है और उसमें वो पुश नहीं है वो कंपनीज़ के लिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि एफआईएस निफ्टी जो है आज के डेट में 19-20 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स चल रहा है, वो वैसे ही बहुत प्रीमियम पे है बाकी इमर्जिंग मार्केट से। हमारे यहाँ पर ग्रोथ कंसिस्टेंट है, इसलिए पैसे आ रहे हैं। पर आगे जाते हुए अगर हम देखें तो जब तक ये ग्रोथ हाई ग्रोथ में नहीं जाता, या हम हाई टीन्स में नहीं जाते, तब तक थोड़ा सा फ्लोज कम होंगे। बट फ्लोज आ रहे हैं, और फ्लोज उन कंपनीज में जा रहे हैं जहां पर हमने देखा कि टॉप लाइन 20% ग्रो कर रहा है, अर्निंग्स भी 20% ग्रो कर रही है, तो वहां पर काफ़ी फ्लोज हो रहे हैं। और वो जो पोर्शन है वो लार्ज कैप नहीं है, इंडेक्स नहीं है, वो है आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपनीज, आपके मिड कैप के कंपनीज, जहाँ पर अर्निंग्स के ग्रोथ अच्छे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर फ्लोज हो रहे हैं। इंडेक्स में उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो नज़र आपकी उन स्टॉक्स में होनी चाहिए जहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स के बाद ग्रोथ जो उन्होंने अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो उन्होंने बोला है कि 15 से 20% के ऊपर वो अगर जा रहे हैं, तो उस पर एक नज़र रखिए उन कंपनीज़ में, क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी काफ़ी बड़ी है। ठीक है सजी सर, एफएनओ के संकेतों को देखते हुए और स्पेशली ये देखते हुए कि कैश ने पूरी हलचल मचा के रखी हुई है, क्योस हो गया है बाजार, और 3.15 के लेवल में और 3.30 के लेवल में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। कल भी हमने वो फर्क देखा है लगातार दूसरे सत्र में, निफ्टी बैंक दोनों में। आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हालांकि आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो लगभग 250 अंक ऊपर खुलने के संकेत वहां से निकल के आ रहे हैं। देखिए, कल एफएनओ के मार्केट को हम देखें तो काफ़ी हम कहेंगे कि ये कल एक्सपायरी का दिन था, और हमने कल देखा कि कॉल राइटिंग जो थी हमने काफ़ी 24,500 24,600 पे देखी। हालांकि इंडेक्स जो है 24,600 के ऊपर बंद हुआ। पुट राइटिंग हमने थोड़ी सी नीचे की तरफ देखी 24,400 और 24,500 के लेवल पे, तो वो एक बेस बन रहा है आज के डेट में। तो 24,000 और 24,600 के आसपास का जो बैंड दिख रहा है, जहाँ पर काफ़ी पोजीशनिंग है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की, वो एक बैंड दिख रहा है। क्या उससे ऊपर जाएगा? वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है जब तक थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आता। बट कल हमने शॉर्ट्स ऐड होते हुए देखा है निफ्टी में, जिसकी वजह से निफ्टी के पोजीशंस, ओपन पोजीशंस ऊपर गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। निफ्टी बैंक में लॉन्ग्स भी
निफ्टी बैंक्स में भी शॉर्ट्स ऐड हुए हैं कल, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं और उसके चलते हमने देखा कि निफ्टी बैंक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। और ओवरऑल इंडेक्स में जो अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स का लॉन्ग पोजीशन वो स्लाइटली घट के 12% के आसपास आ गया है। तो सीमित दायरा है, लिक्विडिटी मतलब पुश इतना दिख नहीं रहा है निफ्टी के लिए इस वक्त। हाँ, ये कैश के वजह से आपको थोड़ा सा हलचल देखने को मिलेगी, जो 3 से 3:20 के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है और उसके बाद जो फ्यूचर्स एडजस्ट कर रहा है उसको उसमें भी देखने को मिलेगी। तो तब तक लिक्विडिटी नहीं आती ये कैश में, तब तक थोड़ा सा नंबर्स थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखेंगे आपको, थोड़ा सा डिस्टर्बटेड दिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी अभी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे प्ले आउट करेगा। तो नज़र अब अगर आप पुट और कॉल राइटर्स हैं और या डेली डे ट्रेडर्स हैं तो 3:15 से पहले अपन अपना ट्रेड ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब इस वॉलेटिलिटी में आप फंसेंगे तो आप पैसा लूज़ करेंगे। जी बिल्कुल। और CAS जो है ये पर्टिकुलरली काफी हद तक इस वक्त उलझन पैदा भी कर रहा है और इस पर जितनी भी क्लैरिटी मिले उतनी कम है। लेकिन सजीद सर, इसके अलावा अगर आप देखें नतीजों के लिहाज से जून तिमाही में मैरिको के मजबूत नतीजे देखने को मिले। 20 तिमाहियों में सबसे बेहतर 11% की घरेलू अंडरलाइंग वॉल्यूम नजर आई। वहीं मुनाफा मार्जिन भी बेहतर रहे। निवेशकों को मैरिको में अब यहां से आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखो, मैरिको के नंबर्स तो बीट किए हैं एक्सपेक्टेशन को। अगर हम देखें तो रेवेन्यू 23% ऊपर था और हमको मालूम था कि उतना आने वाला, क्योंकि उन्होंने प्री क्वार्टर अपडेट में वो बताया था। मार्जिन ऊपर गए हैं 20.7% के आसपास। कपड़ा प्राइजेस गिरे हैं, उसकी वजह से उसने भी एड किया है, जिसकी वजह से आपका एबिट और पैट भी 25% के आसपास बढ़ा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 11% बढ़े हैं और वो जो है पैराशूट को लेके चले हैं। और पैराशूट में हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर प्राइस कट्स भी थोड़े से लिए हैं। बट कंपनी का कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी अच्छा दिख रहा है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। आपका जो कंपटीशन है, प्राइसिंग कंपटीशन, वो भी डिसेंट है, उसमें भी कोई अनयूजुअल आपको एक्टिविटी नहीं दिख रही है। और सप्लाई चेन जो है डिस्ट्रप्शन बहुत ही मिनिमल है उनके लिए। बट हालांकि उन कंपनी का कहना है कि छोटे प्लेयर्स के लिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत इम्पैक्टफुल रहा है, जिसकी वजह से मैरिको को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि उनके पैराशूट के और बाकी दाम पैराशूट के वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं। बट ये भी कंपनी ये भी वार्न कर रही है कि दूसरी तिमाही में इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि आपका एडिबल और क्रूड की प्राइसेस जो से हाई एलिवेटेड रहे हैं। बट 20% कंपनी ने बोला जो 20% एबिटा ग्रोथ करेगी FY27 में वो उसको मेंटेन कर रही है। और उन्होंने कहा कि जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि आपका क्विक कॉमर्स में 25% से ज़्यादा का ग्रोथ आ रहा है, और वो अब क्विक कॉमर्स अब 5% हो गया है रेवेन्यू का मारिको के लिए। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली क्विक कॉमर्स का कंपनीज़ के लिए। तो वो ये चीज़ें हैं, बट ओवरऑल नंबर्स मैरिको के अच्छे रहे। सजी सर, नायका के भी नतीजे मजबूत रहे हैं। मुनाफे में तो बड़ा बढ़िया जंप आया, 3 टाइम्स का जंप आ गया। रेवेन्यू और मार्जिन की बात करें तो ये 12 तिमाहियों में सबसे बेहतर है। तो आज तो फिर बड़े गैप के साथ ही खुलेगा ये शेयर। जरा बताइए कि नतीजों को आपने कैसे रीड किया और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए शेयर में आज? देखिए, नायका के जो नंबर्स आए हैं उसमें एक चीज़ जो आई है वो है कि उनका एवरेज यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है Q1 में। उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि आपको उनका रेवेन्यू जो है 29% बढ़ा, उनका एबिटा जो है वो लगभग 68% बढ़ा। इसके अलावा जो है कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इन लाइन रहा उनके लिए, 30-35% YOY जो ग्रोथ देखने को मिला है। और एबिटा जो है वो भी 20% 220 बेसिस पॉइंट ऊपर बढ़ा है YOY उनके लिए। अगर हम देखें तो कंपनी ने बोला है कि वो अपना जो ग्रोथ है टॉप लाइन का वो 25% करेगी और कैगर बेसिस पे।
क्यूमुलेटिव एग्रीगेट ग्रोथ रेट जो उनका रहेगा अगले 5 साल का 26 से 30 के बीच में, तो वो उसको मेंटेन कर रही है। जैसे उन्होंने मैंने कहा कि उनका जो एवरेज यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर है वो भी बहुत एक्सपेंड किया है Q1 में, जिसका इम्पैक्ट उनको मिला है। प्रीमियमाइजेशन की वजह से कुछ उनको काफ़ी बेनिफिट आए हैं, स्पेशली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। उनके अपने प्रोडक्ट्स जो हैं जिस तरह से वो बेचते हैं, जो उनके जो अलग से प्राइवेट लेबल्स हैं वो बेचते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, क्योंकि उसमें भी 37% ग्रोथ हुआ है Q1 में। और अभी अगर हम देखें तो वो लगभग 35-40% देता है उनको अपने रेवेन्यू, तो उसकी वजह से मार्जिन इम्पैक्ट भी आ रहा है उनके लिए। रिटेल एक्सपेंशन कर रहे हैं वो, 322 स्टोर्स हो गए हैं, 11 स्टोर ऐड किए हैं उन्होंने इस क्वार्टर में, और वो जारी कर रहे हैं, ये जारी रहेगा उनके लिए। और ओवरऑल हम देखें तो प्रीमियमाइजेशन, प्राइवेट लेबल्स और ये जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर क्वार्टर में, उसकी वजह से उनको जो लिफ्ट मिल रहा है उनके रेवेन्यू और एबिटा में, वो उसकी वजह से नंबर्स अच्छे रहे, तो नायका के नंबर्स अच्छे रहे। बिल्कुल सचिन सर, इसी के साथ टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल के भी तिमाही नतीजे जारी हुए और काफी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। मुनाफा करीब 11% बढ़ा, रेवेन्यू में भी 6% की ग्रोथ दिखी। हालांकि मार्जिन्स में एक डेंट जरूर था, फ्लैट मार्जिन्स नजर आए। यहां से आगे भारती एयरटेल पर, टेलीकॉम प्ले पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, भारतीय के इंडिया नंबर्स अच्छे रहे हैं, और इंडिया मोबाइल नंबर्स जो हैं 4% बढ़े हैं, डिस्पाइट कि कोई टैरिफ इंक्रीज़ नहीं हुआ इस क्वार्टर में उनके लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उम्मीद ये थी कि सारे टेलीकॉम कंपनीज अपने टैरिफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बट वो देखने को नहीं मिल रहा है। टैरिफ हाइक हो नहीं रहा है, पर उसके बावजूद उनके इंडिया रेवेन्यूज 4% ऊपर हैं। एंटरप्राइज बहुत अच्छा किया उनके लिए, डबल डिजिट ग्रोथ आया है वहाँ पर, और उसके इन दोनों के चलते आपके इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो ऊपर बढ़ा है 6% और एबिटा बढ़ा है 5%। कंसोलिडेटेड में आपके अफ्रीका भी आ जाते हैं और बाकी बिजनेसेस भी आ जाते हैं। नेट डेट उनका तो सा कम हुआ है, तो उन्होंने अपना डेट पे डाउन का डी-लेवरेज किया है। उनका आरपू सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट का अनुमान था कि 260 रुपये पर यूज़र पर मंथ होगा, उनका 264 आया, जो कि स्ट्रीट के एस्टिमेट के ऊपर है, और प्रीवियस जो था 254 था उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो काफ़ी मतलब आप देखें कि लगभग 10 रुपये का बढ़त देखने को मिला आरपू में भी। एबिटा मार्जिन जो हैं स्लाइटली बढ़े हैं, 14 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, 260.8% हैं, और 3.3 मिलियन नेट न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 4.8 मिलियन थे Q4 में, इस क्वार्टर में 3.3, और इसमें से काफ़ी जो हैं 4G 5G और पोस्ट पेड में काफ़ी 1 मिलियन के आसपास कस्टमर्स उन्होंने ऐड किए हैं, जो उनके लिए आरपू के लिए थोड़ा सा पॉइंट्स लेकर आता है। कैपेक्स उनका Q1 में डाउन था थोड़ा सा, बट ओवरऑल हम देखें नंबर्स भारती के अच्छे हैं। सजी सर, कल्याण ज्वेलर्स के जब Q1 के जब अपडेट आए थे तो काफ़ी दमदार आए थे। उसके बाद हमने देखा कि शेयर बहुत चला भी, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे शेयर को लेकर, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो थोड़े मिले जुले रह रहे हैं। मुनाफा और आय तो बढ़ी है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आया है। कैसे आपने रीड किया और क्या स्ट्रेटजी रखे शेयर में? देखिए, कल्याण के नंबर्स 38% ऊपर है रेवेन्यू, ये एक्सक्लूडिंग गोल्ड सेल्स की बात कर रहे हैं। एबिटा और पैट जो है 16 और 20% ऊपर रहे हैं। एक हाई शेयर है एक्सचेंज का, गोल्ड एक्सचेंज का काफ़ी शेयर रहा है इसमें, और फ्रेंचाइज रेवेन्यू भी बड़े हैं इनके कल्याण के। इन्वेंट्री गेन रहा है जो इन्होंने री इन्वेस्ट किया है वाया ऑफर्स की वजह से उनको काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आए हैं, जो पुराने गोल्ड लेके या नया गोल्ड देते हैं तो वो भी देखने को मिला है। डी-लिवरेजिंग उनका चल रहा है, अभी भी जारी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेची है 100 करोड़ की, और आगे जाके 200 करोड़ की और बिक सकती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह देख रहा है कि कैसे वो अपने आप को डी-लिवरेज कर रहा है। मार्जिन हालांकि मिस रहे Q1 में, वो इसलिए रहे
क्योंकि आप एक्सचेंज आपका काफ़ी हाई रहा, और दूसरा आपका फ्रेंचाइज रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, तो आपके फिक्स कॉस्ट जो अपने कॉस्ट हैं वो फ्रेंचाइज रेवेन्यू जो है नीचे आता है एबिटा के, तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिवली आता है, पर एबिटा मार्जिन में वो मिस कर जाता है अगर आपके टॉप लाइन ग्रोथ अपने स्टोर से नहीं आ रहे हैं उतने, तो वो एक है। और उसका कारण ये भी था कि प्लैटिनम और सिल्वर में भी आपका इन्वेंट्री गेंस देखने को मिला, और हाई आपका क्या नाम है, हाई गोल्ड एक्सचेंज भी चल रहा था, और आपका एक्सटर्नल ऑफर्स वगैरह भी चल रहे थे, और रेवेन्यू फ्रेंचाइज के रेवेन्यू भी इंक्रीज से, तो मार्जिन में इम्पैक्ट रहा। तो अगर आज कल्याण में थोड़ी सी आपको करेक्शन देखने को मिलेगी, तो वो इसलिए होगा कि मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। कल्याण में काफ़ी बढ़त हुई है पिछले 2-3 हफ्तों में, हम देखेंगे कि काफ़ी शेयर काफ़ी भगा है, तो वो शायद आज करेक्ट करे, क्योंकि मार्जिन डिसअपॉइंटिंग की वजह से उन्होंने अपना टारगेट जो डाला है सितंबर 2023 का डेट फ्री होने का, वो उस पर कायम है। और पीबीटी जो है उनका, वो कह रहे हैं कि FY27 में फ्लैट रहेगा वाई बेसिस पे। तो ये चीज़ है कल्याण की। तो कल्याण में थोड़ी सी सॉफ्टनेस शायद आ सकती है, क्योंकि एबिटा मार्जिन मिस है उनका, और जो पिछले कुछ दिनों से जो हमने बढ़त देखी, वो शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी कल्याण में। बिल्कुल सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से सारी डिटेल्स मार्केट रिलेटेड, राइट फ्रॉम स्ट्रैटेजी, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले आपका टेक और नतीजों पर पूरा आकलन आपका हमारे बीच रखने के लिए थैंक यू। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं भारतीय बाजार में आज की शुरुआती रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि मार्केट को आज के लिए वो कैसे रीड कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक पाल, फाउंडर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटर रिसर्च, जुड़ चुके हैं, और प्रदीप हल्दर भी है हमारे साथ, PhD कैपिटल के फाउंडर। प्रदीप, दीपक, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पे, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इस सुबह विदेशी बाजार से पॉजिटिव संकेत है। कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर हम याद करें तो बिल्कुल ये चीज प्रूव होती दिखी कि एक तेजी का करंट कुछ सेशंस का देखने के बाद मार्केट एक हेल्दी कंसोलिडेशन भी दिखा सकता है, और वो भी तब जबकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एक इवेंट है जिसे वॉच आउट कर रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कैसे देख रहे हैं आज बाजार की चाल को, शुरुआती रणनीति क्या बनाएंगे? जी गुड मॉर्निंग मानसी जी एंड अभिषेक जी एंड सारे को पैनलिस्ट को एंड ET नाउ के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो एक चीज कल हमने क्लोजिंग में अगेन देखा, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS में, सो कहीं ना कहीं इसको लेके मार्केट थोड़ा अभी परेशान है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उनका कहना है कि उनके लिए बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड। सो बिकॉज ऑफ उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, और कहीं ना कहीं इतना हाई वॉलेटिलिटी, क्योंकि अगर हम देखेंगे 24,460 के आसपास का जब था, 27 के आसपास, 27 PM के आसपास, और जैसे ही क्लोजिंग हुआ 24,614-15 के आसपास, एंड सेम बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे 57,500 से क्लोजिंग, अप्रॉक्स आपका 57,900। तो इतना हाई वॉलेटिलिटी, सो कहीं ना कहीं ट्रेडर कम्युनिटी थोड़ा अभी भी इसको अडेप्ट करने में मुझे लगता है कि टाइम लगेंगे, इसको लेके थोड़ा बहुत कंसर्न अभी भी है मार्केट में। और कहीं ना कहीं और एक चीज मैं हाईलाइट करना पसंद करूंगा, देखिए लास्ट, ये ओनली फॉर क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस का भी बात नहीं है, बात है कि लास्ट अगर आप देखेंगे सिंस 2020, पहले तो 50% लेवरेज कम किया गया था, उसके बाद देखेंगे 2021 में जितने भी 75% मार्जिन जब मिल रहा था वो भी कम कर दिया गया था। 2023 में बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो शिफ्ट किया गया। उसके बाद 2024 नवंबर में हमने देखा कि वीकली जो एक्सपायरीज था बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, अदर्स सब कुछ रिमूव कर दिया गया। उसके बाद हमने फरवरी 2025 में भी देखा, जो एक्सपायरी डे में हमें मार्जिन मिलता था वो भी ट्रेडर्स लोगों ने अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने फिर से ओवरऑल ये जो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, ये थर्सडे से लेकर अभी ट्यूसडे देख रहे हैं, मार्केट ने ये भी अडॉप्ट किया। तो इसके बाद फिर से 2026 में ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी थकान महसूस कर रहा है, ऐसा
मैंने ओवर द टाइम देखा कल ट्विटर में एंड पूरा सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अभी भी इसको लेके मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। एंड रही बात ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का, मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कच्चा तेल में जिस तरीके से एक डाउन साइड, एक कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है। लेकिन ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि मैं एक लेवल प्ले करना पसंद करूंगा। 57,200 से लेके 300 350 के आसपास कभी भी आने में मैं बाई करने के लिए रेडी हूँ। मेरा टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी में अप्रोक्स 58,400, उसके बाद 58,800 के लिए मैं प्ले करूंगा। एंड रही बात निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का मेरे लिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होगा 24,250। कभी भी अगर ओपनिंग होता है 24,400 से लेके 24,450 के आसपास, बिल्कुल मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ। रेसिस्टेंस मेरे लिए 24,800 से लेके 24,750, ये मेरे लिए आज के दिन 1 से 2 दिन का मेरे लिए कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेंगे। ओवरऑल व्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी भी है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 2020 में 2 बार रेट कट किया था, 2021 में कहीं ना कहीं कुछ नहीं हुआ, 2022 में 5 बार रेट हाइक हुआ था, 2023 में 1 बार हुआ था, 2024 में कुछ नहीं हुआ, 2025 में 4 बार रेट कट किया, अभी 2026। सो कहीं ना कहीं 10 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसको सब अगर मैं मिक्स्ड करूं, कहीं ना कहीं व्यू पॉजिटिव ही बन रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको मार्केट ओपनिंग के लिए इंतजार करना है। प्री ओपनिंग में ज्यादा कुछ एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना है जी। प्रदीप का ये व्यू हो गया मार्केट को लेकर कि बाजार खुलने का वेट कर लीजिए, और व्यू उनका पॉजिटिव है। 24,800 24,750 ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी के लिए, और नीचे अगर निफ्टी मिलता है आपको तो बिल्कुल आपको बाय करके ही जाना है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब डेटा की ना एक तरह से बरसात कर दी प्रदीप ने आज तो। लेकिन चलिए ज़रा स्टॉक्स की बरसात करवाते हैं जहां पर आपके पैसे बन जाएंगे। और दीपक जी, गुड मॉर्निंग, बताइए ज़रा कि कहां पर आज बाइंग करनी है, क्या लेना है आज? जी बिल्कुल, जैसे प्रदीप जी ने बोला, सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव हैं, एक मोमेंटम पिक बना रह सकता है, आज वोलेटिलिटी रह सकती है आरबीआई पॉलिसी के चक्कर में। देखा जाए तो निफ्टी में अगर 24,000 गिफ्ट निफ्टी जैसे शो कर रहा है 183 पॉइंट प्लस में, तो मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी देखने को मिलेगा। 24,900 तक के लेवल्स हम भी आज देख सकते हैं, अगर ये वो सर्टेनिटी बनी रहती है तो, और आने वाले लेवल पे हम 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में बात करूं तो 58,500 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो अगर ब्रेक करता है तो हम 59,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सर मेरी पिक की बात करूं तो मुझे पसंद आता है कैनरा बैंक में बाई की खरीदारी सलाह रहेगी। 128 129 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 135 का टारगेट रहेगा, दूसरा 142 का टारगेट रहेगा। वही स्टॉप लॉस है तो 1150 का मेरा टारगेट रहेगा, 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दीपक जी की तरफ से। इस बीच रचित खंडेलवाल भी हमारे साथ बीएनके कैपिटल ग्रुप के जुड़ चुके हैं। रचित हमारे साथ सुबह से ही शामिल हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन रचित। और चलिए शुरुआत आपके आइडियाज के साथ कर लेते हैं। बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। बड़ी इवेंट क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले मार्केट को अच्छा आउट हम जरूर करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड एंड एनी स्टेप्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। जैसे कि अब ये न्यूज बहुत मोमेंटम में है कि आप देखें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ा दी गई है फॉर 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स, और मैंडेटरी कर दी गई है एट द टाइम ऑफ सेल पॉइंट, इनिशियल इंसेप्शन पे ही। इससे एक रेवेन्यू को एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए। आईसीआईसी लोम्बार्ड पे 1645 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 1624 का एक स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1665 1685, इन 2 लेवल्स के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड को अप्रोच किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखें सीडीएसएल, एक मार्केट इंफ्रा स्टॉक, इसमें एक मोमेंटम रजिस्टर होता हुआ दिख रहा है। 1340 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 1310 का एक स्टॉप लॉस है, टारगेट 1365 और 1390। इसके साथ साथ एक और अपडेट रहेगा मैम कि कल हमने जब जुड़े थे तो ऊनो मिंडा की एक बाय कॉल रजिस्टर करी थी, उसका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था और वो उसके ऊपर मेंटेन कर रही थी। आज के सेशन में आप देखें हमारे कॉल देने के बाद रिजल्ट्स अट्रैक्टिव आए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक अपग्रेड्स भी आ रहे हैं, तो पोजीशन को थोड़ा सा कंटिन्यूड होता हुआ आप रख सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। हमारा जो सेकंड टारगेट है वो, और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये 1360 तक के भी लेवल्स दिखा दे, तो अकॉर्डिंगली अपने इस पोजीशन को आप मेंटेन भी कर सकते हैं।
ठीक है, 1360 तक के भी लेवल आ सकते हैं। यूनो मिंडा को लेकर ये भी हो गया, लेकिन जो दो आज की जो स्टॉक रिकमेंडेशन है ऋषि जी की तरफ से, वो है आईसीसी लोम्बार्ड 1665 1685 रुपए के टारगेट होंगे, 1624 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है वो है सीडीएसएल का, 1310 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1365 रुपए 1390 रुपए का आपको टारगेट लेके चलना है सीडीएसएल के शेयर में। प्रदीप जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? आप कहां पर बुलिश हैं? स्टॉक्स क्या लेना है आज? जी देखिए, मेरा भी एक बैंक से रहेगा। कंपनी का नाम है कर्नाटका बैंक। सो 296 के आसपास का कल का क्लोजिंग रहा है। अगर ओपनिंग में थोड़ा बहुत आपको नीचे मिलता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। यहाँ से 285 से 290 के रेंज पे कभी भी हम बाय करके जा सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। ये 358 का रहेगा फाइनल टारगेट, एंड स्टॉप लॉस 276 का रहेंगे। बीच में एक टारगेट आपको 315 का भी मिलेगा, तो 315 उसके बाद 358, ये दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पे 12 से 15 ट्रेडिंग 20 ट्रेडिंग सेशन का व्यू होना चाहिए। और एक स्टॉक है जो मैं लास्ट 3-4 बार डिस्कशन किया था, लेकिन फाइनली ये अब आके 835 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। कंपनी का नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। ब्लू स्टोन ज्वेलर, ये स्टॉक जो है 848 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, और बहुत बढ़िया कल क्लोजिंग देखने को मिला है। और इनफैक्ट हमने लास्ट 1-2 बार 18 स्वदेश पे डिस्कशन भी किया था। बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली आने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है। जिस तरीके से हायर हाई क्लोजिंग एंड ऑल टाइम हाई के आसपास जाके क्लोजिंग हुआ है, आप देखेंगे वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पहला टारगेट 885, सेकेंड टारगेट 940 तक आपको मुझे लगता है कि आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 791 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। थोड़ा एक हफ्ते का कॉल रहेगा, लेकिन बहुत बढ़िया, ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं हूँ पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। ठीक है, तो प्रदीप जी की तरफ से दो स्टॉक्स, कर्नाटका बैंक और ब्लू स्टोन ज्वेलरी, ये दोनों स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर। 358 का टारगेट आपको रखना है कर्नाटका बैंक पर, ब्लू स्टोन पर 885 940 के टारगेट, 791 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कर्नाटका बैंक का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। रचित जी की भी पिक्स आपके सामने लगातार फ्लैश हो रही है। स्टॉप लॉस कर्नाटका बैंक में 276 का, 358 का टारगेट प्रदीप जी की तरफ से ये राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी व्रतिक जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्रतिक, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से रिपोर्ट्स हैं ब्रोकरेजेस के पास? अच्छा, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट हम थोड़े से बाद में समझेंगे। पहले एक काम करते हैं, खबरों वाले शेयर को समझते हैं और उसके बाद अर्निंग्स को समझते हैं और उसके बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को समझेंगे। व्रतिक बताइए, अर्निंग्स, खबरों वाले शेयर क्या है आज आपकी लिस्ट में? जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं खबरों वाले शेयर की। अर्निंग्स पे जो फोकस में रहेगा, सबसे पहला नाम आता है बीएससी का। वहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, बट अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स देखें तो काफ़ी फ्लैट से वीक नज़र आते हैं। रेवेन्यू में लगभग 64% का इजाफा हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखते हैं। एस्टिमेट से थोड़े से बेटर नज़र आ रहे हैं, और अगर सिक्वेंशियली नंबर्स देखें तो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं एमसीएक्स की, वहाँ पे भी क्यूओक्यू नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी वीक नज़र आते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनी है, इनको क्यूओक्यू देखना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें नंबर्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कैस्ट्रॉल की, वहाँ पे हम देख रहे हैं उनका Q2 का उन्होंने नंबर्स दिए, वो करंट ईयर फॉलो करते हैं, Q2 के नंबर्स उसने प्रेजेंट किए। अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एस्टिमेट से कंपेयर करें तो काफ़ी बीट देखने मिला है। रेवेन्यू में 25% की उछाल देखने मिला है, मार्जिन्स में एक्सपांशन देखने मिला है, प्रॉफिट में जिसके चलते हुए हमें 40% का उछाल देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करते हैं आस्क ऑटोमेटिव। वहाँ पे भी हमें नंबर्स अच्छे देखने मिल रहे हैं, एस्टिमेट से नंबर्स अच्छे आ गए हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो लगभग 50% से बढ़ गया है, मुनाफा देखें तो लगभग 30% से बढ़ गया है, और मार्जिन्स में थोड़ा सा डिप देखने मिल रहा है, बट इबिटा देखें तो लगभग 35% से बढ़ गया है। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है दीपक नाइट्रेट। वहाँ पे भी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, एस्टिमेट से कंपेयर करें तो काफ़ी हेल्दी नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू देखें तो लगभग 35% का जंप देखने मिला है, प्रॉफिट देखें तो लगभग 2 गुना हो गया प्रॉफिट। इबिटा देखें तो इबिटा में भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला, और मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन देखने मिला है। तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दीपक नाइट्रेट के। और वेल्सपन इंडस्ट्री एंटरप्राइज की बात करें तो वहाँ पे थोड़े वीक नतीजे देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में लगभग 8% का डाउन टिक देखने मिला है। मुनाफा देखें तो मुनाफा लगभग 20% से गिर गए, तो वहाँ पे नंबर्स ख़राब लग रहे हैं।
और अगर हम खबरों वाले शेयर की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LIC की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन शो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया है जो ऑप्शनल उनको था, तो अब वो लगभग 6.5% का स्टेक बेचेगी LIC में। लगभग वो 4% का बेस ऑफर था और 2.5% का ये था, तो लगभग 6.5% का स्टेक बेचेंगी वो LIC में। अगले स्टॉक की बात करते हैं SGS एंटरप्राइज। वहाँ पे वो अपनी प्लास्टिक प्लेटिंग कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं लगभग 13,243 स्क्वायर फीट पर डे से लगभग 7,940 स्क्वायर फीट पर डे पे। अगला स्टॉक है जीना सिको लाइफ केयर। वहाँ पे उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर मनाली में एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पे वो अपना जिसके हिसाब से वो अपना प्रीमियम हेल्थ केयर और वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड कर रहे हैं। अगले स्टॉक की बात करते हैं HFCL। वहाँ पे उन्होंने लगभग 400 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन किया है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जो कि वो उनके इंटरनल अक्रूवल से फंड होगा और डेट से, और जिसकी वजह से वो एक उनको आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ग्लोबल डिमांड के चलते हुए बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है। अगले स्टॉक है IEX। वहाँ पे उन्होंने जुलाई मंथ का बिजनेस अपडेट शेयर किया है। अगर बात करें डे हेड कंटिजेंसी टाइम वॉल्यूम की, तो वो लगभग 93% से बढ़ गई है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो वो लगभग 10% से बढ़ गया है। डे हेड मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो वो लगभग 8% से बढ़ गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है जुलाई का बिजनेस अपडेट। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स। वहाँ पे उन्होंने लगभग 7.5 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए प्रेफरेंशियल बेसिस पे। वहाँ पे वो 150 करोड़ रेज कर रहे नॉन प्रमोटर से, और जो अलॉटमेंट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो शामिल हुए उनका नाम इंटरेस्टिंग है। 365 फंड, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगले स्टॉक की बात करते हैं मीशो। वहाँ पे हमें एक बड़ी डील देखने मिली है। एलिवेशन कैपिटल पीक 15 पार्टनर्स ने अपना स्टेक बेचा है, उसमें लगभग 10.4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। लगभग 1950 करोड़ की ये डील है। अगर हम बायर्स की बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े हमें बायर्स उसमें दिखने मिलते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है पेटीएम। वहाँ पे भी हमें एलिवेशन कैपिटल, 3 मॉरिशियस कंपनी, 5 पार्टनर्स इंडिया फंड, वहाँ से उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। और अगर हम बायर्स की बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, BNB पारिबास फाइनेंशियल मार्केट, एडिलवाइज म्यूचुअल फंड, ये सब बड़े बड़े नाम शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और आखिरी स्टॉक जो पूना वाला फिनकॉर्प, वहाँ पे भी हमें एक डील होते हुए देखने मिली है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हेलियोस म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने लगभग इसमें स्टेक खरीदा है। और पूरी डील अगर हम देखें तो लगभग 223 करोड़ की ये डील थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया व्रतिक इन तमाम खबरों वाले शेयरों को हमारे सामने रखने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल सकता है। थोड़ी देर में हम आपके सामने ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शो में। मोतीलाल ओसवाल से राहुल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। और आज अर्निंग्स में सबसे पहले बात मैं आपसे भारतीय एयरटेल को लेकर करना चाहूंगा, क्योंकि नतीजे ओवरऑल ठीक दिख रहे हैं। रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब कुछ ऑल इन लाइन है एकदम। अगर आप देखें तो आरपीयू में भी अगर देखें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी वहां पे भी ग्रोथ ठीक ठाक 3% के आसपास की देखने को मिली। एस्टिमेट 260 रुपए का था, 264 का आंकड़ा आया है। आपने कैसे रीड किया है नतीजों को और क्या राय आपकी इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं कि टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर एंड ऑब्वियसली भारतीय आउट परफॉर्मर रहा है लगातार लास्ट 2 सालों से। हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली क्वार्टर और क्वार्टर स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कल भी जो नतीजे है मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ वॉइस, नॉट वॉइस डेटा, सभी फ्रंट में अच्छा है। एबिटा भी बीट करते हुए स्ट्रीट के इसमें आया हुआ है। जो हिसाब से लग रहा है, जिस तरह से गाइडेंस है, हमें लग रहा है कि जिस तरह से आरपू नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, जिस तरह से हमने देखे लास्ट टाइम भी जो गाइडेंस दी थी वो कंटिन्यूसली वही रही है। तो वी थिंक दैट टेलीकॉम स्पेस के अंदर और डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी के अंदर जिस तरह से हम बाजार का भी माहौल देख रहे हैं, तो टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल रिमेन्स द टॉप पिक। हमें भी लगता है यहाँ से भी इन्वेस्टरों को जिस तरह से ग्रोथ पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और प्राइस हाइक में भी ये साल में देखने को मिल सकते हैं, विच विल ड्राइव मोर अर्निंग्स फ्रॉम देम। तो लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, डिफेंसिव प्ले, दिस इज द न्यू डिफेंसिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट में। तो लगता है कि 18% यहाँ से इन्वेस्टरों को इजीली बन सकता है भारतीय एयरटेल के अंदर।
चलिए परफेक्ट, ये राय आपको भारतीय एयरटेल के ऊपर एक फंडामेंटल व्यू मिल गया। एक चार्ट चेक भी करेंगे, लेकिन तब हम करेंगे जब प्री ओपन का सेशन आ जाएगा और एक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चार्ट चेक करेंगे और आपको राय इस पर भी दिलवाएंगे, टेक्निकल राय भी दिलवाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, जरा ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने कई सारी बेहतरीन रिपोर्ट्स निकाली हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। हमारे सहयोगी व्रतिक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। व्रतिक बताइए रिपोर्ट्स में क्या है आज आपकी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स की लिस्ट में? जी हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले भारतीय एयरटेल से। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया। टारगेट प्राइस लगभग 2180 कर दिया 2210 से। बाई की रेटिंग मेंटेन की है, बट उनका है कि इंडिया वायरलेस में ग्रोथ एक्सलेरेट हुई थी, अफ्रीका का रेवेन्यू अच्छा था, इंडिया का FCF जो कि फॉरेन कैश फ्लो है वो इम्प्रूव होता हुआ, डेट टू एबिटा देख रहे वो डिक्लाइन हो गया है 1 टाइम पे। वो एक्सपेक्ट करें कि डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है आने वाले टाइम में। टैरिफ हाइक डिले और हायर केपेक्स आने वाले टाइम उनकी उसके हिसाब से वो थोड़ा नियर टर्म में एस्टिमेट्स को ट्रिम कर रहे हैं, बट जो मीडियम टर्म का आउटलुक है उनका भारतीय एयरटेल को लेके वो अभी भी पॉजिटिव रहता है। अगले ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली ऑन PNB हाउसिंग। वहाँ पे उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस लगभग 1405 का दिया है। उनके हिसाब से पैट अगर देखें तो उनके इनलाइन आया था एस्टिमेट से। रिटेल डिसबर्समेंट में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। NII और निम्स जो कि मार्जिन होता है उसमें एस्टिमेट्स मिस किए थे, बट जो स्प्रेड्स थे लोन के वो स्टेबल हुए। निम कंप्रेशन अभी एंड हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं निम्स में। वो पॉजिटिव है वैल्यूएशन को लेके, ग्रोथ को लेके और क्रेडिट प्रोफाइल को लेके। अगला ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स और नेस्ले। जैसे कि नेस्ले का हमें पता है कल एक एनालिस्ट कॉल हुआ था, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग दी है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने अभी भी अपना लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को रीरेट किया है। FY27 में कोई भी गाइडेंस को चेंज नहीं किया है। अफोर्डेबल पैक्स आने वाले टाइम में उनका ग्रोथ का साबित होगा अच्छा खासा, नूडल्स और कॉफ़ी के चलते। प्रीमियम पोर्टफोलियो और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सपांड करने के लिए। कॉस्ट सेविंग्स वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं हायर डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है मैरिको पे गोल्डमैन सैक्स की है, जहाँ पे उन्होंने बाई की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस लगभग 950 का दिया है। वो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम EBITDA ग्रोथ मार्जिन सब इम्प्रूव हुए हैं Q1 में। डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स और क्विक कॉमर्स कंटिन्यू टू अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं स्केल करने को। इंटरनेशनल ग्रोथ देखे तो वो हेल्दी है, और ये हेल्दी ग्रोथ आई है डिस्पाइट कि बांग्लादेश में हमें स्लो ग्रोथ देखने मिली है, उसके बावजूद हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। FY27 गाइडेंस की बात करें तो वो मेंटेन कर दे, डबल डिजिट का रेवेन्यू कर सकते हैं, और EBITDA ग्रोथ देखें तो वो हाई टीन्स में EBITDA ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो ये सब स्टॉक आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज के दम पे। ठीक है व्रतिक, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो व्रतिक ने ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स बता दी हैं। अब चलिए फटाफट एक काम करते हैं, संभव हो ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक्स हम कवर कर सकें। और मैरिको को लेकर जो उन्होंने रिपोर्ट बताई है, रिपोर्ट तो काफ़ी पॉजिटिव है गोल्डमैन सैक्स की। और अगर हम नंबर देखेंगे तो नंबर भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट के फ्रंट पर 25% की ग्रोथ है। आय बढ़ी है इनकी लगभग 23%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA 25% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा। EBITDA मार्जिन की बात करें तो चैलेंजिंग माहौल में भी उन्होंने अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है। 20.3 से बढ़कर 20.7 के मार्जिन इन्होंने क्लॉक किए हैं। तो अच्छे नंबर, और ये शेयर देखिए चलना चाहिए आज के सत्र में। शुरुआत तो अच्छी निश्चित तौर पर होगी इस हेल्दी नंबर के दम पर। रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। राय जरा लेते हैं। रची जी, कैसे लगे आपको मैरिको के नंबर, और क्या राय होगी आपकी आज के लिए? अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से आप देखें सारे फ्रंट्स पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एक मूवमेंट आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक चला हुआ नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू नंबर्स रिलेटिवली थोड़ा सा कम चला हुआ है। 848 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। 896 और 896 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद 924 लेवल्स इन टाइम टू कम आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन सीख कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन सीख की जा सकती है। ये राय होगी मैरिको को लेकर। लेकिन ONGC में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इनके नंबर आए हैं और स्टैंडअलोन जो नंबर है काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्रूड के भाव में गिरावट आई है।
लगभग लगभग 5% के आसपास की, और ब्रेंट क्रूड के भाव गिर के आ गए हैं $80 के भी नीचे। राहुल जी, रेवेन्यू के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन है, करीब 30% रेवेन्यू बढ़ा है इनका। प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं कि हमारे एस्टिमेट से बेहतर नजर आ रहा है, और मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार है ओएनजीसी के। स्टॉक हालांकि एक रेंज में है। अब रेगुलेशन वाला स्टॉक है, मतलब थोड़ा रिस्की वैसे भी होता है। राय आपकी क्या होगी नंबर के बाद सर, क्या करना चाहिए शेयर धारकों को? आई थिंक हम देखें तो आई थिंक ओएनजीसी लास्ट 2-3 सालों के अंदर इन्वेस्टरों को काफी नाराज किया है, और स्टॉक मेरे ख्याल से रेंज में ही रहा है इन स्पाइट ऑफ द अर्निंग्स जो आते हुए आई है। मेरे ख्याल से अर्निंग्स भी मेरे ख्याल से म्यूटेड ही है, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखने नहीं मिला है स्टॉक के अंदर। पर जिस तरह से हम ऑयल में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और जिस तरह से हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली थोड़ा अपबीट रहेगा स्टॉक के अंदर। और जिस तरह से नतीजे की भी मैं बात करें तो आई थिंक इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट से मेरे ख्याल से मेजर कोई डिसेप्शन नहीं था। जो की फैक्टर टू लुक एट केजी बेसिस का जो ऑयल रैंप अप का, और उसमें कोई डिले होगा तो मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी आई थिंक ये वैल्यूएशन पे बहुत ही सस्ता है इन टर्म्स। आई थिंक इन्वेस्टरों को 20% मिल सकता है यहाँ से। ये लेवल से मेरे ख्याल से रिस्क कोई नहीं है। और देखेगा लास्ट एक होता है टाइम वाइज, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है ओएनजीसी के हिसाब से। ठीक है, चलिए एक राय जरा पीएनबी हाउसिंग पर भी लेंगे, क्योंकि देखिए राय इसलिए भी लेनी जरूरी है कि कंफ्यूजन है नतीजों में। अगर आप देखेंगे ना तो नतीजे बहुत अच्छे साइड पर आपको नजर नहीं आएंगे। निम्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है पीएनबी हाउसिंग के, और अगर आप एनआईआई को भी देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी जो है वो आप निराशा ही आपको हाथ में लगेगी, क्योंकि एनआईआई की जो ग्रोथ है वो वाई ऑन वाई तो 7% है, क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो फ्लैट से जो है वो नजर आएंगे। मुनाफा सिर्फ 5% बढ़ा है, तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे दिख नहीं रहे, क्योंकि निम्स में अगर आप देखिए ना तो क्यू ऑन क्यू में 12 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, और वाई ओ वाई यानी साल दर साल आधार पर अगर आप देखेंगे तो 24 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें थोड़ी देर पहले अभी व्रतिक बता रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। कोशिश करेंगे वो रिपोर्ट भी आपके सामने लेकर आने की। ओवरवेट रेटिंग उन्होंने दी है और टारगेट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, क्योंकि उनका ये कहना है मुनाफा अनुमान के मुताबिक है, डिसबर्समेंट बेहतर है। हालांकि वो ये मान रहे हैं कि एनआईआई और निम्स जो है वो अनुमान से कमजोर है, लेकिन टारगेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं यहाँ पर, और टारगेट्स बढ़ाकर उन्होंने आई गेस 1400 के आसपास के टारगेट्स उन्होंने रखे हैं यहाँ पर, और ओवरवेट की रेटिंग रखी है। तो एक काम करते हैं, चार्ट्स को भी जरा चेक करा लेते हैं, क्योंकि चार्ट्स पर ये कैसा लग रहा है ये समझना जरूरी है हमारे लिए। तो प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी, देखिए हमारे पास रिजल्ट्स का एनालिसिस तो है, मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज वाली रिपोर्ट भी है, लेकिन चार्ट्स वाला मामला मिसिंग है, जरा ऐड करिए इसमें। काश जी, अगर हम देखेंगे 2 जुलाई 2018 के आसपास का एक टॉप था, ऑलमोस्ट 1150 से लेके 1170-75 का एक रेंज, एंड वो रेसिस्टेंस वहां से क्रॉस हुआ नहीं। रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ गया था स्टॉक, अच्छा खासा बेस बनने के बाद फिर से कहीं ना कहीं स्टॉक रिसेंटली चला हुआ है। एंड अब अगर हम रिसेंटली इसी साल के बात करेंगे, लास्ट 2-3 महीने में ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है। एक सप्लाई जोन मुझे दिखाई दे रहा है 1135 से लेके 1170 के रेंज के आसपास। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी उतना पॉजिटिव एग्रेसिवली नहीं आया है, एंड कहीं ना कहीं सप्लाई जोन भी यहाँ पे है। तो एक बात तो मैं अभी यहाँ पे अवॉइड करने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक या तो मैं वैल्यू जोन में लेने वाला हूँ, अदरवाइज मैं ब्रेकआउट के बाद लूंगा। लेकिन अभी लेंगे तो 2018 का रेसिस्टेंस फेस होने का पॉसिबिलिटीज है, और रिसेंटली वीकली मंथली चार्ट पे भी एक डबल टॉप बन रहा है। सो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट। एक बार के लिए अवॉइड करके आपको चलना चाहिए। फिलहाल अवॉइड करिए, ये राय आपको मिल रही है। चलिए जरा एक क्विक राय लेना चाहेंगे नायका के ऊपर भी, क्योंकि नंबर्स ओवरऑल अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ है, पैट भी 3-4 गुना बढ़ गया है, 3-3.5 गुना बढ़ गया है, तो नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं? दीपक जी गुड मॉर्निंग, जरा एक बार चेक कीजिएगा चार्ट्स को भी नायका के, और बताइए क्या राय यहाँ बनती है, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं। कुछ करना है क्या यहाँ पर आज? हाँ बिल्कुल सर, नायका शुरू से ही मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। स्टॉक ने जब से 300 के लेवल को क्रॉस किया है, लगातार अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलता जा रहा है। स्टॉक्स में एक हाई साइड का वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सर मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 325 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले समय पे 380 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि रिजल्ट्स भी अच्छा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 325 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है।
के ऊपर सस्टेन करता है तो 380 तक के लेवल्स तो काफी बुलिश नजरिया दीपक जी का नायका के ऊपर। चलिए इस राय के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे प्री ओपन का एक्शन, कमाई के बेहतरीन मौके और फिर मार्केट ओपनिंग का एक्शन भी। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार सिन्हा और मानसी दवे, और हमारे 4 एक्सपर्ट्स लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। प्रदीप हल्दर हैं, इसके अलावा रचित खंडेलवाल हैं, फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं राहुल शाह जी, और इसके अलावा दीपक पाल भी हैं जो आपको बेहतरीन पिक्स लगातार बता रहे हैं बाजार में आज ट्रेड करने को लेकर। ब्रेक से पहले लगातार हम तमाम शेयरों की चर्चा कर रहे थे और खासतौर से उन शेयरों की जिनके नतीजे आए हैं और आपके लिए मौके बन सकते हैं। और चलिए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और राय जरा लेते हैं दीपक नाइट्राइट के शेयर को लेकर। नंबर सारे के सारे पैरामीटर पर अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 35% का उछाल है। प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि ये भी काफी बेहतर है, 112 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़, तो मुनाफा हो गया है 3 गुना से भी ज्यादा। और अगर हम एबिटा की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बेहतर है और अनुमान के मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। अनुमान था 365 करोड़ का और आया है 540 करोड़ रुपए पर, और मार्जिन हो गया है डबल, 10% से बढ़कर 21% के मार्जिन दीपक नाइट्राइट ने रिपोर्ट किए हैं। तो आज अच्छी तेजी की आप उम्मीद करके दीपक नाइट्राइट के शेयर में चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन जरा इस पर व्यू लेते हैं। राहुल जी, दीपक नाइट्राइट सर कैसी लगती है आपको कंपनी, और नतीजों के बाद आज क्या राय देंगे आप? वी डोंट कवर दीपक नाइट्राइट, तो मैं कुछ आपको इसमें कमेंट करने की नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर दीपक नाइट्राइट के अंदर। अच्छा ठीक है, रचित जी आप तो कवर करते होंगे, आप राय दीजिए क्या करना है दीपक नाइट्राइट में। बिल्कुल सर, आप देखें जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, लेटली हमने केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम भी बिल्डअप होते हुए देखा है, और दीपक नाइट्राइट नंबर्स अच्छे हैं। और ईयर टू डेट रिटर्न देखें तो अभी भी -5% है। एक अच्छी पोटेंसी रख रहा है, कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकल रहा है। आप अगर देखें कंसोलिडेशन इतना मैसिव था कि 50 डे और 200 मूविंग एवरेजेस बिल्कुल मर्ज करते हुए आपको दिख रहे हैं। जब तक अब आपको ये कंफर्टेबली मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 1660 लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस, एक अपटिक आपको जरूर देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है आज ही के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक बार 745 और 745 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 1824 लेवल्स आपको दिखा दे, और अगर आप इसको मीडियम टर्म अप्रोच के साथ मेंटेन करके चलते हैं बैक बाय द अपडेट्स, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 1900 प्लस लेवल्स भी कंपनी दिखा सकती है। ये राय होगी 1900 प्लस के लेवल दीपक नाइट्राइट के शेयर में निकल के आ सकते हैं। एक और कंपनी पर व्यू लेते हैं। वैसे ज्यादा ट्रेड के लिए तो ये मतलब मुझे पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन जरा समझ लेते हैं। कैस्ट्रॉल के नंबर भी सारे के सारे पैरामीटर पर अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 25% बढ़े हैं। मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव किया इन्होंने, 23.4 से बढ़कर 26.4% के मार्जिन क्लॉक किए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा निकल के आए हैं। 41% का जंप है इनके प्रॉफिट में। कैस्ट्रॉल एक रेंज का शेयर है, देखते हैं कि आज कितना ये चलता है। प्रदीप, राय आप दीजिए इस पर, क्या करना चाहिए शेयर में? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभिषेक सर अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में ही था। अब 2024 के आसपास का जब टॉप बना था उसके बाद से लगातार नीचे ही आ रहा है। सो अभी 180 187 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आप एक 176 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर स्टॉक 200 एंड अबव क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद जाके एक बार आपको 225 230 तक आपको एक मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है कि एक बार अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर है तो पोजीशन को इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए फिलहाल अवॉइड कीजिएगा। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई प्री ओपन लेवल्स और करेंसी की ओपनिंग आपके स्क्रीन पर 46 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत होती नजर आई है। मजबूत खुला है रुपया 94 रुपये 97 पैसे 94.97 के लेवल्स पर, 95.38 से 94.92 के लेवल्स पर आज रुपए की शुरुआत 94 रुपये और 92 पैसे पर होती हुई नजर आई है।
नतीजों के लिहाज से काफी एक्टिव है ये दिन। और राहुल, गुड मॉर्निंग। पिडिलाइट पर आपसे एक नजरिया जानना चाहेंगे। एक तो नतीजे आते दिखे, सेक्टर फोकस रेडार पर है, और इस क्वार्टर का सबसे बड़ा ट्रैक्शन या पॉजिटिव सिर्फ अर्निंग्स बीट नहीं है, बल्कि वॉल्यूम ग्रोथ और गाइडेंस से भी ऊपर मार्जिन्स के फ्रंट पर जो आंकड़े आते हुए दिखे, क्लियरली दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ प्राइस हाइक से नहीं बल्कि एक्चुअल डिमांड, मार्केट शेयर गेन्स से ग्रो कर रही है। कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स पिडिलाइट के आप? So I think, as you rightly pointed out, numbers तो strong numbers देखने को, ग्रोथ दिखने, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ दिखने को मिला है स्टॉक के अर्निंग्स के अंदर। बहुत ही टाइम के बाद थोड़ा अर्निंग्स में वापस रिकवरी देखने को मिली, और जिस तरह से मार्केट का माहौल हमने देखा है कि डोमेस्टिक स्टोरीज में और डोमेस्टिक ग्रोथ कंजम्पशन की स्टोरीज जो रही है जहाँ पे भी, तो मेरे ख्याल से वो फोकस में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिडिलाइट जिस तरह से ऑब्वियसली इवैल्यूएशन में महंगा लगेगा, लेकिन आई थिंक जिस तरह से फैक्टर्स और टाइम पे लग रहा है ग्रोथ के, तो ये पी जस्टिफाइड है। तो मुझे लगता है कि 15% अपसाइड इन्वेस्टरों को ये लेवल से इजीली मिल सकता है पिडिलाइट के शेयर के अंदर। एब्सोल्युटली। तो चलिए, पिडिलाइट प्री ओपन लेवल्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती, अच्छे नतीजे, और नतीजों के बाद कमेंट्री भी पॉजिटिव, काफी सारे फैक्टर्स जो कि वर्कआउट प्ले आउट करते दिखेंगे। रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं 9 के नवरत्न की लिस्ट लेकर। रविंदर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज के 9 के नवरत्नों में सबसे पहले शुरुआत हम कुछ निफ्टी वाली कंपनी से करते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल के ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर कंपनी ने रिलीज़ किए। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में जो है 5.5% से ज़्यादा की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली सीक्वेंशियल बेसिस से। वहीं अगर बात करें आरपू की, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक रहता है टेलीकॉम कंपनी के लिए, आरपू में भी जो है 2.7% की जो है ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर ओएनजीसी के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू में 45% की अपटिक देखने को मिली ईयरली बेसिस पर। मार्जिन में भी जो अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला, 58% से बढ़कर जो है 63% पर देखने को मिला है। तीसरे स्टॉक की बात करें कल्याण ज्वेलर्स के थोड़े से नेगेटिव नंबर आए इस क्वार्टर में। रेवेन्यू में 45% का अपटिक देखने को मिला है, लेकिन जो ओवरऑल एसएसएसजी ग्रोथ है कंपनी का, वो 28% पर देखने को मिला, और स्ट्रीट यहाँ पर 35% का ग्रोथ एस्टिमेट करा था, तो ये बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट आया है। वहीं अगर बात करें टोटल स्टोर काउंट की, तो यहाँ पर स्ट्रीट 524 टोटल स्टोर काउंट 524 यहाँ पर जो है टोटल स्टोर काउंट है कंपनी के एज ऑफ Q1, लेकिन स्ट्रीट का एस्टिमेट था 534 का। तो यहाँ पे इसके चलते ये स्टॉक आज नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, और प्री मार्केट में ही करीब 2.5% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। नायका की बात करें तो नायका के नंबर अच्छे है, रेवेन्यू में 29% का अपटिक देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन जो है 12 क्वार्टर हाई पर है, सो काफ़ी पॉजिटिव है। अगले स्टॉक की बात करें मैरिको के भी नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिला है, और कंपनी का जो एबिटा और पैट है वो 28 क्वार्टर हाई पर है। साथ ही साथ अगर बात करें वैल्यू ग्रोथ की, तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है 11% पर रहा है, जो कि हाईएस्ट है 20 क्वार्टर्स पर। बीएसई की लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बीएसई लिमिटेड के इनलाइन नंबर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू में जो है 64% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन जो है 68.5% पर देखने को मिला है। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स भी आज काफ़ी दिन भर एक्शन में रह सकता है, काफ़ी वीक नंबर आए एमसीएक्स के Q&Q बेसिस पर। रेवेन्यू में जो है कंपनी का 889 करोड़ से घटकर जो है 702 करोड़ पर देखने को मिला, और मार्जिन में भी जो है 75% से घटकर जो है 70% पर देखने को मिला है Q&Q बेसिस पर। कैस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल के भी नंबर अच्छे खासा है, रेवेन्यू में जो है 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। आखिर में बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये दोनों स्टॉक आज दिन भर काफ़ी एक्शन में रह सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्यू व्हीकल्स के लिए जो है मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्सटेंड किया है, सो इसके चलते ये दोनों स्टॉक भी आज काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंदर इन तमाम खबरों को सामने रखने के लिए। और सबसे जो आखिरी खबर रविंदर ने बताई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस को लेकर, उसका एक्शन आप देखिए कि कितना तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो करीब 3% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो करीब 5.25% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स आज बेहतरीन तेजी के साथ इस खबर के दम पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की टेन्योर को बढ़ाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, उसकी वजह से ये स्टॉक्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और स्टॉक बड़े मोमेंटम में नजर आ रहा है, वो आ रहा है गो डिजिट का। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये भी, तो ट्रिगर तो वही है,
लेकिन तेजी बड़ी नजर आ रही है 7% के आसपास की। मुझे याद है नतीजों के बाद हमने राय रचित जी से ली थी इसके ऊपर, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आए नहीं थे, थोड़े कमजोर साइड पे आए थे उस वक्त। मुझे लग रहा है रचित जी ने शायद अवॉइड करने को बोला था उस वक्त। एक बार चेक कर लेते हैं। रचित जी, गो डिजिट अभी क्या राय बनती है आपकी इस खबर को देखते हुए और आज चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए? देखिए, इस खबर से आपको थोड़ा सा एक चेंज जरूर देखने को मिलेगा और आप देखें लोअर लेवल से इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, बट क्या ये कंप्लीट ट्रेंड चेंज होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, हायर लेवल पे आपको हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, जो कि रेंज निकल के आ रही है समवेयर इन बिटवीन 288 टू 292। वहां इसको सरपास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 292 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर आपको 316 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये पर्टिकुलर न्यूज गेम चेंजर बनती हुई आपको जरूर देखने को मिलेगी फॉर कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गो डिजिट, क्योंकि लाइक हम पहले ओपनिंग में जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की कॉल दिए थे तब भी ये बात किए थे, इंसेप्शन पॉइंट पे ये चेंज होना रेवेन्यू को मल्टीफोल्ड चेंज जरूर आपको देता हुआ दिखेगा, और 316 के ऊपर सस्टेन करता है तो गोइंग फॉरवर्ड आपको ये 358 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख पाएगा। ठीक है, ये राय होगी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को लेकर। और आज तमाम इंश्योरेंस कंपनीज में आप देखेंगे कि अच्छी तेजी पर कारोबार होता हुआ नजर आपको आएगा। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं। अंडर परफॉर्मर रहा है और इन्वेस्टर्स के पेशेंस को भी टेस्ट करता है बाजार का दिग्गज एचडीएफसी बैंक। आज फिर से कमजोर शुरुआत होने जा रही है शेयर में। राहुल जी, जिनके पोर्टफोलियो में है मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का शेयर, वो क्या करें? क्योंकि अच्छा ठीक है, राहुल जी हमारे साथ नहीं है, इस पर जरा व्यू ले लेते हैं हम दीपक जी से। दीपक जी, एक बार जरा चार्ट चेक कर लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के। क्या कोई रिवर्सल इसमें नजर आ रहा है या फिर ये एक दायरे में नीचे जाने के ही संकेत दे रहा है? सर बिल्कुल, जिस तरह का सेंटिमेंट दिखा रहा है 733 के आसपास क्लोजिंग थी। अगर स्टॉक के डेली चार्ट में देखें तो 740 के आसपास एक बेस बना रहा था स्टॉक, लेकिन आज उससे भी नीचे डाउनवर्ड खेलने के लिए संकेत दे रहा है। 730 के आसपास अगर मुझे लगता है कि और ब्रेक करता है तो लगभग 715 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब आज आरबीआई की पॉलिसी है, मे बी थोड़े से कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए तो शायद एचडीएफसी बैंक लीड कर सकता है। बैंक निफ्टी को भी एचडीएफसी बैंक की वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, जरा पॉलिसी आ जाने दीजिए, मोमेंटम देखते हैं, उसके बाद ही पिक करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है, ये राय होगी एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेकर। एमसीएक्स के शेयर में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से गिरावट आई। पिछले 1-2 सत्र में शेयर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो नंबर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि तिमाही आधार पर, ये कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 889 करोड़ से गिरकर 702 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 530 करोड़ से गिरकर 413 करोड़ रुपए, और दोनों अनुमान से कमजोर, और मार्जिन भी 75% से गिर के आगे इनके 70% पर तिमाही आधार पर। रची जी, एमसीएक्स आज सपाट खुल रहा है, लेकिन क्या इसको खुलने के बाद मान लीजिए अगर इतना ही अगर नीचे खुले, क्या शॉर्ट कर सकते हैं एमसीएक्स को? सर देखिए, बिल्कुल एक हायर लेवल से हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है, और जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, अगर शॉर्ट जाना भी चाह रहे हैं तो समवेयर इन बिटवीन 2480 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे एक बार आप पोजीशन बुक करें। इसमें मेन केस प्रॉब्लम चालू होगी जब ये 2480 लेवल्स के नीचे बंद होगा, तब आपको पेन पॉइंट, मैं बहुत सारा डराने की बात नहीं कर रहा हूं, बट 1860 रुपए तक भी आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड लेते हैं 2480 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स के साथ, और स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन कर लेना चाहिए 2760 लेवल्स पे। ठीक है, तो चलिए बाजार की शुरुआत की तरफ इस वक्त रुख करते हैं। एक्सचेंज एंसिलरीज बिल्कुल फोकस रेडार पर रहने चाहिए। बीएसई लिमिटेड के अच्छे नतीजे और नतीजों के साथ साथ एमसीएक्स पर भी फोकस है। बाजार खुलने के साथ अगर ट्रैक्शन डेवलप होता है तो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, तेजी का करंट जरूर नजर आएगा। उम्मीद के साथ कि बाजार की पॉजिटिव शुरुआत होगी। इस वक्त अगर आप देखें करेंसी चेक, रुपया मजबूत खुला है, विदेशी बाजार से संकेत बेहतर है
और इसके अलावा रिजल्ट स्पेसिफिक बाजार की चाल काफी बेहतर नजर आ रही है। इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए ये भी नहीं भूलना है कि आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट स्लेटेड है और इस पॉलिसी से पहले अमूमन हम आपको बताते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी एक ऐसा इवेंट है जिससे ठीक पहले और जिससे ठीक बाद बाजार को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर क्रेडिट पॉलिसी के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा, अच्छे नतीजे अबव एस्टिमेट हमने देखा Q1 को और उसका असर स्टॉक प्राइस में प्री ओपन में मजबूती है, बाजार खुलने के साथ भी तेजी जरूर दिखेगी। ओएमसीज और एविएशन स्टॉक्स पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि कच्चे तेल की चाल में जो उबाल थमा है, लगातार हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में स्लिपिंग ट्रेंड है, वो ओएमसीज और एविएशन प्लेस के लिए काफी बेहतर नजर आएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखें, इंडिगो जैसे स्टॉक प्राइस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ओएनजीसी के लिए अच्छे नतीजे हैं जिसका असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मैरिको भी ऑन द बैक ऑफ गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स, नाइका पर भी फोकस रखिएगा, वहां पर भी अच्छे नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल इंडिया भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, 41% के कामकाजी मुनाफे में बढ़त। चलिए बाजार की शुरुआत होती हुई दिखी है एंड एज एक्सपेक्टेड बाजार ने सधी हुई चाल मजबूती का ट्रेंड पकड़ते हुए इस वक्त ओपनिंग दिखाई है 24,600 के पार। हम देख रहे हैं निफ्टी में कामकाज जिस वक्त करीब 50 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी के मुकाबले हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड दिखाते हुए खुला है, लेकिन ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस भी रहता है। 57,722 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी की शुरुआत। 450 से 500 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। ब्रॉडर मार्केट्स भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी का हीट मैप और साथ ही सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अच्छी मजबूती कही जाएगी रैशनल अप्रोच मार्केट दिखाते हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी हरे निशान के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन बैक कामकाज देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर अच्छे खासे मौके हैं। भारतीय एयरटेल ऑन द फेस ऑफ इट दिखना भी था, दिख भी रहा है अच्छी मजबूती का ट्रेंड, अच्छे नतीजे जिसका असर। इंटरग्लोब एविएशन अभी जस्ट मैंने बात की थी, क्रूड रिलेटेड क्रूड सेंसिटिव फैक्टर्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनर्स और एविएशन पेंट जैसे प्लेयर्स पर खास तौर से इंपैक्ट डालेंगे और वही होता हुआ दिख रहा है। मार्केट का टेक्सचर एब्सोल्युटली बुलिश है। करीब 1900 एडवांसेस हम देख रहे हैं जिसके सामने डिक्लाइंस जो है वो कम है, एडवांसेस का पलड़ा भारी। निफ्टी 50 के हीट मैप में आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स है जैसे ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एलएनटी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी दिख रही है। गिरावट कहाँ हाथ लगी, हम देख रहे हैं कुछ आईटी प्लेयर्स जैसे टीसीएस में बिकवाली है, कंजम्पशन में नेस्ले टूटता हुआ, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई लाइफ, टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज जहां पर बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। चलिए ब्रॉडर मार्केट्स में और निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कहां पर एक्शन है ये भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और एक्शन बैक्ड प्लेयर्स अगर आप देखें, रियल एस्टेट का खेमा अच्छी तेजी दिखाते हुए, सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें, अच्छी तेजी। श्री सीमेंट में भी अच्छी बढ़त पर कामकाज है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्टॉक पर फोकस होना चाहिए, 4-4.5% के गेन्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जुबिलेंट फूड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा तेजी का रुझान आज के सत्र में देखने को मिला है। मैरिको और नाइका को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए, नतीजों का कैसा असर है देखना होगा। यूबीएल भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे जिसका असर। एनएचपीसी, कल्याण ज्वेलर्स, भारतीय हेक्सिकॉन, कैस्ट्रॉल इंडिया ये सारे स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर आए। रिजल्ट बैक्ड मूव्स इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा छोटी मंझौली कंपनियां निफ्टी 500 की लिस्ट ऑफ प्लेयर्स से अगर निकाल कर देखेंगे, गो डिजिट के स्टॉक को एक बार स्क्रीन पर लाना चाहिए, 10% की तेजी। दीपक नाइट्राइट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था बाजार खुलने से पहले और स्टॉक में मजबूती का ट्रेंड, 6% की बढ़त पर कामकाज। बिग शो ऑफ द डे एब्सोल्युटली ये बनता हुआ। न्यू इंडिया एश्योरेंस में अच्छी तेजी है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सुंदरम फास्टनर्स, अल्काइल माइंस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, कैस्ट्रॉल इंडिया ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी तेजी का रुझान दिखाते हुए। गिरावट कहाँ हाथ लगी है, सी इन्फो सिस्टम में 6% की गिरावट है। बिग एक्सीडेंट कहा जा सकता है, टू अर्ली टू से, लेकिन हाँ गिरावट है जरूर। एथर एनर्जी काफी सारे सेशंस की मजबूती के बाद आज ब्रीदर ले रहा है। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से जानेंगे कि गिरावट में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। अपोलो हॉस्पिटल, डिलीवरी, बलरामपुर चीनी, अगेन शुगर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, तेजी का करंट था, मिठास बढ़ रही थी, लेकिन आज एक ब्रीदर है। गिरावट में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इस पर रखेंगे नजर। ऑल इन ऑल बाजार की शुरुआत पॉजिटिव,
गोल्ड सिल्वर के रेट्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स में अब भी सेफ हेवन बाइंग होती हुई और कच्चे तेल का उबाल थमा है, विच इज अ पॉजिटिव। प्लेस पॉजिटिव शुरुआत में मार्केट एक्सपर्ट्स इस तेजी को कैसे रीड कर रहे हैं देख रहे हैं और ओपनिंग ट्रेड्स क्या सुझा रहे हैं ये सीधा जानते हैं। चलिए करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत। तो सबसे पहले चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, क्या आइडेंटिफाई किया आपने मार्केट ओपन होते ही हमारे व्यूअर्स के लिए? ये कि ग्राफाइट का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टॉक का नाम रहेगा ग्राफाइट। अभी 714 713 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे आपको अप्रोक्स 728, उसके बाद 745 तक आते हुए दिखाई देंगे। हम 705 705 से लेके 710 13 कभी भी बाय करके जा सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे 685 का रहेगा स्टॉप लॉस। 728 उसके बाद 745 का, दोनों टारगेट के लिए आज और कल के लिए हम बाई करके जा सकते हैं। और स्टार्टिंग में एक अपडेट है जो मैंने कॉल दिया था ब्लूस्टोन ज्वेलरी। पहला टारगेट 885 था, 888 का हाई लगाने के बाद अभी 864 के आसपास है। अभी एक बार पहला टारगेट अचीव हो गया है। सेकंड टारगेट 940 है, इसके लिए अभी भी कॉल ओपन है। चलिए ठीक है, तो सेकंड टारगेट के लिए ब्लूस्टोन पे कॉल ओपन है और ग्रेफाइट इंडिया आपको मिल गया है अभी फिलहाल खरीदारी करने के लिए ओपनिंग ट्रेड के तौर पर प्रदीप जी की तरफ से। तो आप इन दो स्टॉक्स पर रखिए फोकस। ग्रेफाइट इंडिया अभी आपको फ्रेश खरीदारी गिरा है। ब्लूस्टोन में पहला टारगेट आ गया, दूसरे टारगेट के लिए करना है आपको इंतजार। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार खुलते ही? बिल्कुल सर एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। स्टॉक 733 के आसपास ओपन हो रहा था प्री ओपन में। आप देखिए स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं पर एक बेस बनाता हुआ स्टॉक लग रहा है और 740 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की जा सकती है। 790 का टारगेट रहेगा, 710 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है सर कैम्स टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कैम्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 815 816 के आसपास कैम्स बाय किया जा सकता है। 840 का टारगेट रहेगा, 800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कैम्स आपको पहले रखना है टारगेट और स्टॉप लॉसेस पर रखना है ध्यान। और दो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं दीपक जी ने, दोनों स्टॉक्स पर आप रखिए फोकस। चलिए रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या राय है आपकी ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर? देखिए, एक एमएनसी प्ले लेकर आ रहे हैं बसफ इंडिया लिमिटेड। 3970 लेवल्स पे अच्छा लग रहा है और टारगेट्स होंगे 4180 4360। ये दो टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 3820 का होगा स्टॉप लॉस, तो बसफ पे फोकस किया जा सकता है। तो बासफ BASF इस कंपनी पर आप रखिए फोकस। रचित जी की तरफ से ये ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर आ गए हैं स्टॉक्स। चलिए, तो आपको टोटल 4 स्टॉक्स तो ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर मिल चुके हैं। उसके पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले भी रिकमेंडेशन दो स्टॉक्स की दे दी थी, तो आपके पास पर्याप्त कॉल्स हैं। कुछ के टारगेट सेट्स तो हो भी गए हैं, पहले वाले टारगेट्स आ भी गए हैं, जैसे अभी प्रदीप जी ने अपडेट दिया। तो अब चलते हैं, जरा रुक करते हैं एक्शन वाले शेयरों की तरफ भी, जहां पर आज बेहतरीन मोमेंटम नजर आ रहा है। देखिए, आज आप जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियों को नहीं कर सकते हैं मिस, क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस, गो डिजिट या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तीनों ही शेयरों में आज है बेहतरीन तेजी। 7-8% तक के उछाल देखने को मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स पर आप रखिए फोकस। न्यू इंडिया एश्योरेंस को एक बार जरा चेक करा लेते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, प्रदीप जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस एक बार जरा चेक कीजिएगा चार्ट्स को और बताइएगा टारगेट स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए, क्योंकि अब 8% का उछाल आ गया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि एक बार 199 और 200 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। एंड हम अगर किसी के पास है, बिल्कुल आप बने रहिए। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 162 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एंड 198 199 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ये राय हो गई आपके लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयर को लेकर 185 रुपए के भाव हैं। हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस में एक हमने ट्रेंड देखा है कि 200 रुपए के ऊपर जाने के बाद ना स्टीम निकल जाता है शेयर का। लेकिन आज ये दोनों के दोनों शेयर, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गो डिजिट, ये है NSE 500 के टॉप गेनर। एक और शेयर जिसमें लोअर लेवल से फिर से हम बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो है HFCL का। HFCL, रचित जी जरा आप चेक कीजिए, 210 रुपए के भाव फिर से हो गए इसमें। 185 रुपए पर सपोर्ट लेके फिर से चल रहा है ये। क्या राय होगी आपकी, क्या ट्रेड ले सकते हैं इसमें?
देखिए सर, एक चीज है, एक अगर हम एक फोर्टनाइट पहले देखें तो बहुत अच्छा एक परफॉर्मर स्टॉक था, और एक छोटा सा टेपिड टाइम इसने निकाला है कंसोलिडेशन का। अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं तो 230 लेवल्स का कहीं ना कहीं आपको टारगेट लेके चलना होगा। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, 190 लेवल्स के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ट्रेड नहीं लिया जा सकता, बट जो एक्साइटमेंट हमने पहले इसमें देखा था, अभी वो एक्साइटमेंट वापस रीगेन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। ये राय हो गई HFCL को लेकर कम से कम 230 तक के टारगेट के लिए। वहीं से ये शेयर रिवर्स हुआ था, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखाया था, और 190 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक और शेयर जिसमें हमने लोअर लेवल से काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखी है, और वो शेयर है जुबिलेंट फूड का। आज भी इसने शुरुआत अच्छी की है, लगभग 3% ऊपर नज़र आ रहा है, और 410 रुपए के भाव से कंटिन्यूअस इसमें बाइंग का मोमेंटम हम देख रहे हैं। प्रदीप जी, राय आपकी क्या होगी जुबिलेंट फूड को लेकर? देखिए, अभी भी बाय करके जा सकते हैं। हमारे रडार पे आया था स्टॉक 430 435 के आसपास, और तब से मेरा यहाँ पे व्यू बुलिश है, क्योंकि अगर हम थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे मंथली चार्ट पे, कहीं ना कहीं स्टॉक का जो डिमांड जोन है वो कहीं ना कहीं 418 से 420 के आसपास है। सो जिस तरीके से भी बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है स्टॉक्स, और मुझे लगता है कि अभिषेक सर, ऐसे स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बेस से जो है एक मूव देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, बने रहना चाहिए 550। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 590 तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे मैं यहाँ पे 430 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। और मैं एक वीकली शो करता हूँ मिड कैप मसाला का, वहां पे मैंने कॉल दिया था लास्ट वीक ही टीवीएस मोटर्स का। ऑलमोस्ट टारगेट था 4410 के आसपास, ये टारगेट अचीव हो चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए, तो फिर पिछली दी कॉल्स को रिविजिट करते हुए टारगेट्स भी अचीव हुए हैं और नए कॉल्स भी सुझाते हुए प्रदीप, रचित हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। जबरदस्त तेजी, दिन की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं 7% की तेजी का रन अप, अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज करता हुआ स्टॉक। लगातार जब कंपनी के रिजल्ट्स, नतीजे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड करते हैं, एआई बैक्ड डेवलपमेंट्स कई सारे होते हुए, और स्टॉक में आज हम देख रहे हैं अच्छा खासा तेजी का करंट। ताजा कोई न्यूज एंड फ्लोज नहीं है, लेकिन हाँ, एआई के बाद स्टॉक में हमने देखा है कंपनी बिजनेसेस में काफी हद तक अच्छी तेजी नजर आई है। क्या राय होगी बिग शो ऑफ द डे? देखिए, बिल्कुल ये कंटिन्यू रहना चाहिए। जो अप ट्रेंड आप देख रहे हैं, बैक बाय द एंटायर आइडिया, मतलब आपने जितना भी अभी बताया पूरा का पूरा, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट जरूर हिट कर सकता है 420 टू 24 लेवल्स पे। उसको जैसे ही सरपास करेगा, एक अच्छा मोमेंटम बिल्कुल आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एंड वी बिलीव जिस तरीके से बिल्डअप कर रहा है 454 लेवल्स तक कंटिन्यूसली, ये कंफर्टेबली अपना मूव कर सकता है। अगर आप इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बना रहे हैं या आपने स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड ले रखा है, तो एक स्टॉप लॉस भी सुझाना हो जाता है मैंडेटरी, जो कि निकल के आता है 392। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। ऑलराइट, रचित, आपसे ही जानना चाहेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के ठीक विपरीत, इस ऑन द फ्लिप साइड हम देख रहे हैं सीई इन्फो सिस्टम्स का स्टॉक, उतना ही बड़ा डेंट, 6-7% की गिरावट यहां पर इस वक्त नजर आ रही है। 1076 के लेवल्स ट्रैक करते हैं अगर, दिन की शुरुआत से ही ये टूटा है स्टॉक और लगातार गिरावट जारी। देखिए, मैप माई इंडिया, सी इन्फो सिस्टम, जिस तरीके से आप देखें, ये पहली बार एक्सीडेंट नहीं हो रहा है मैम। और अगर हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देखें, 13 जुलाई को बहुत सिमिलर मूवमेंट हमने देखा था, और उसके बाद इसने लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर लिया था 1046 लेवल्स पे। 200 डे मूविंग एवरेजेस पे एक स्ट्रेस फील कर रहा है स्टॉक, और 50 डे मूविंग एवरेजेस जो है वो 1032 लेवल्स पे है। अगर वहां से सपोर्ट लेता भी है तो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा, बट ट्रेंड चेंजिंग मोमेंटम नहीं है। इट्स अ क्लियर केस अवॉइड, जब तक आपको ये कंफर्टेबली 1200 लेवल्स के ऊपर नहीं मेंटेन करता हुआ दिखता, इसमें फ्रेश बाय साइड पोजीशन फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि अगर ये रीसेंट सपोर्ट्स जो हैं वो ये ब्रीच करता है, तो फर्दर आपको पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये 810 से 860 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए एक बार।
ठीक है, ये राय आपको सी इन्फो सिस्टम्स मैप माई इंडिया के ऊपर मिल गई है। इस बीच देखिए एक खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर और उसके बाद स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी जस्ट कंपनी की खबर ही पढ़ रहा हूँ बीएसई पर। कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि ये अब यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एंटर करने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है एक्सिस एनर्जी के साथ। तो यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज का मतलब ये कि बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसे ग्रिड में रिलीज करते हैं। ये एक नया एक सेगमेंट है जिसमें ये वेंचर करने जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर आप इसे देखिए। 3.5-4% का उछाल देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। एक राय जरा इसके चार्ट्स को देखते हुए लेते हैं, क्योंकि देखिए चार्ट्स में बदला काफी कुछ है। कंसोलिडेशन अच्छा खासा देखने को मिला है, लोअर लेवल से रनअप भी ठीक ठाक मिला है। एक बार जरा चेक कराते हैं प्रदीप जी, ओला इलेक्ट्रिक एक बार जरा चेक कीजिएगा चार्ट्स को। खबर तो एक पॉजिटिव आती हुई नजर आ रही है, एक नए सेगमेंट में कंपनी जो है वो एंट्री करने जा रही है। चार्ट्स को देखते हुए क्या राय है? ऑब्वियसली विकास सर, अगर हम देखेंगे चार्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, और लग रहा है कि एक बार आपको फिर से 48-50 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हम अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे मैनेजमेंट का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। मैं एक्चुअली जनरली अवॉइड करता हूँ ओला को लेके, एंड रिसेंटली हमने एक करेक्शंस भी देख लिया था। कहीं ना कहीं 40 से 22 के आसपास का अच्छा बेस बनने के बाद फिर से 40। सो अगर ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि ओला ही खरीदना है तो फिर मत खरीदिए, अवॉइड करके जाइए। इसमें इस सेगमेंट पे और अलग स्टॉक्स है, उसमें फोकस कीजिए। अभी जो मैंने कॉल दिया था प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा ग्राफाइट में दोनों टारगेट अप्रॉक्स अचीव है। पहला टारगेट 728 अचीव, और सेकंड टारगेट मैंने ग्राफाइट का दिया था अभी 745। तो 743 744 चल ही रहा है, तो एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए ठीक है, ग्रेफाइट इंडिया पर ये राय आपको प्रदीप जी ने जो दी थी, वहां प्रॉफिट बुक करने की सलाह अब वो दे रहे हैं। देखिए अच्छा खासा मौका मिला है आपको खरीदारी का। रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक जिस रेंज में मिला वहां से देखिए 3-4% चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतरीन तेजी यहां पर नजर आ रही है और ओला पर फिलहाल अवॉइड करने की राय है प्रदीप जी की तरफ से। चलिए एक और स्टॉक को लेकर आइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर आइए। स्टॉक में आज अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 4.5-5% की तेजी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर। रचित जी एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट्स को चेक कीजिएगा, बताइएगा क्या राय बनती है। कल तो इसके पुट्स में काफी जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा था, 2000 के पुट में काफी एक्शन देखने को मिल रहा था। आज अच्छी खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर हम देखें विकास भाई जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया है, ये कहीं ना कहीं हायर लोज बनाने की चेष्टा कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेके जो बाउंस बैक दिया है वापस आपको रिविजिट करता हुआ दिखा सकता है 2156 2160 लेवल्स। और ये थर्ड अटेम्प्ट के बाद का ये जो मोमेंटम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर इस बार ये 2160 लेवल्स के ऊपर एक कंफर्टेबल सस्टेन मूवमेंट दिखाता है, 2310 के लिए एक प्रिपरेशन जरूर करता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना कि रियल्टी पैक में भी एक्शन थोड़ा सा ना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और डीएलएफ के शेयर पर एक नजर डालेंगे। क्या डीएलएफ चलने के लिए तैयार हो गया है अब ये? क्योंकि एक बढ़िया बेस 640 रुपए के आसपास इसने बनाया है और उसके नीचे नहीं जा रहा है ये। 664 रुपए के आसपास के भाव और कंसोलिडेशन रेंज से निकलने का इंटेंट लोअर लेवल से थोड़ा सा दिखा रहा है, हालांकि अभी कंफर्मेशन इसका आया नहीं है। राय क्या होगी प्रदीप जी आपकी डीएलएफ को लेकर? क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? बड़ा ना सही, छोटा सा ही ट्रेड सही? अच्छा रचित जी आप ही व्यू दीजिए, डीएलएफ में क्या करना चाहिए? सर देखिए डीएलएफ ने जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रखा है, बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है इसमें। आप देखें और इसमें ना अभिषेक से बहुत टाइम के बाद हमने एक टाइम देखा है कि 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल मर्ज करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई पॉइंट है 685 लेवल्स पे, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 614 लेवल्स पे है। बहुत मोमेंटम नहीं है, तो अगर अवॉइड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब से। लेकिन क्या कोई सरप्राइज आ सकता है? क्या आरबीआई की दरों में थोड़ी मोड़ी कटौती हो सकती है? क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नीचे आया है। कितनी गुंजाइश है आरबीआई के पास और कमेंट्री कितनी अहम होगी?
क्या ग्रोथ के इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस बदले जाएंगे? क्या आरबीआई के स्टांस में कोई परिवर्तन होगा? ये तमाम चीजें हैं, जरा इसको समझते हैं और चलिए शुरू करते हैं आरबीआई पॉलिसी को लेकर अपना खास चर्चा। और इस कवरेज में जुड़ेंगे देश के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के अभिषेक बिसेन, इक्रियर की सीनियर फेलो कंसल्टेंट पूजा मेहरा हमारे साथ हैं और इसके अलावा मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्या उम्मीदें हैं सर? रेट कट तो नहीं आ रहा है ना सर, या फिर रेट हाइक तो नहीं आ रहा है? स्टेटस को रहेगा, कितनी उम्मीदें हैं इसकी? अभिषेक जी, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन सदफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई बदलाव की उम्मीद तो है नहीं? आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस पॉलिसी से? और अगर मान लीजिए जो कमेंट्री होती है आरबीआई गवर्नर के संजय मल्होत्रा की, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश होगी? नमस्कार, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, जैसे सारे एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं और हमारा भी यही एस्टिमेट है कि इस पॉलिसी में रेट हाइक नहीं होगी, रेट स्टेबल करा जाएगा। जैसे फेड ने भी यूएस में रेट स्टेबल रखा है और अभी तक इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। लास्ट प्रिंट जो इन्फ्लेशन का वो था वो 4.38% था। हालांकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, बट पहले एंटिसिपेशन था कि मॉनसून काफी डेफिसिट रहेंगे, एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा, बट मॉनसून ने कैचअप करा है और करीब 12% की डेफिशिएंसी है। बट जिस तरह से बारिशें नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि मॉनसून सफिशिएंट रहेगा, तो उस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन भी मुझे लगता है बहुत अधिक नहीं रहेगा। तो रेट कट की गुंजाइश तो नहीं बनती है, बट इकोनॉमी में अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। आप व्हीकल सेल्स के नंबर देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ है। क्रेडिट ग्रोथ देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन भी देखें तो क्रूड प्राइस कम आ रहा है और वॉर में थोड़ा पीस की बात हो रही है, नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो लगता है कि क्रूड कम पे ही रहेगा। सो डॉलर भी जो आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है एफसीएनआर डिपॉजिट का, काफी ज्यादा डॉलर इनफ्लो आया है, सो उसकी वजह से थोड़ा रुपी भी स्टेबल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैक्रो इंडिकेटर ऐसा इंडिकेट करता है कि रेट हाइक की जरूरत है। मेरे हिसाब से अभी ग्रोथ को प्रमोट करने की जरूरत है। सो डेफिनेटली रेट मुझे लगता है स्टेबल रखा जाएगा, मगर हो सकता है कि सीआरआर थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करी जाए, तो सीआरआर कट हो सकता है, बट आशा यही है कि सब कुछ स्टेबल रखा जाएगा। उम्मीद यही है कि सब कुछ स्टेबल होगा। एक उम्मीद छोटी सी ये है कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो को थोड़ा सा कट करके सिस्टम में थोड़े लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाए। पूजा जी, कितनी उम्मीद आपको है कि इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है, उसको घटाया जाएगा और ग्रोथ के प्रोजेक्शन को बढ़ाया जाएगा? इसकी उम्मीद है, इसकी संभावना आपको लग रही है मैम इस पॉलिसी में? मुझे लगता नहीं है कि प्रोजेक्शंस को इतनी जल्दी बदला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्शंस थे उसको रखा जाएगा और ऑल्दो करंट इन्फ्लेशन रीडिंग जो है वो टारगेट 4% से ऊपर है, लेकिन अपर बैंड की अपर लिमिट से नीचे है। तो इसीलिए जैसे सबने मुझसे पहले कहा, मुझे नहीं लगता कि आरबीआई जो है, एमपीसी जो है, वो कोई भी चेंज, किसी भी तरह का चेंज अनाउंस करेंगे। हो सकता है टोन जो गवर्नर की रहे वो थोड़ी कॉशियस रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ प्रोजेक्शन या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को पिछली बारी जो चेंज किया गया था उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ उसके साथ की जाएगी। अभी इतना कॉन्क्रीट एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला नहीं है मुझे लगता है
कि उसके बेसिस पे ग्रोथ प्रोजेक्शन को चेंज किया जाए या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पर चेंज किया जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्शंस चेंज होंगे तो फिर पॉलिसी एक्शन चेंज भी होना पड़ेगा, और जो कि मुझे नहीं लगता जब तक यूएस फेड इंटरेस्ट रेट अपना नहीं बढ़ाता, मुझे नहीं लगता कि आरबीआई भी कुछ करेगा। बिल्कुल। देखिए, बाजार को स्टेटस को की उम्मीद है, लेकिन गाइडेंस, जीडीपी और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को लेकर खास तौर से फोकस रहेगा, और इसके साथ साथ महंगाई बनाम ग्रोथ, इस पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महंगाई फिलहाल आरबीआई के दायरे में है, लेकिन यहां से आगे स्टेटमेंट्स क्या निकल कर आते हैं, इस पर फोकस हमें जरूर करना होगा। सदव जी, अगेन करेंसी के फ्रंट पर इन दिनों हम देख रहे हैं कि रुपी को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिल जरूर रहा है। एफसीएनआर जैसे कदम से फॉरेक्स रिजर्व्स और साथ ही रुपी को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल प्लेयर्स जो है पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, मल्टीपल इम्पैक्ट के रीजंस हैं। एक तो एफसीएनआर जो इनिशिएटिव आरबीआई ने लिया है और उसमें बैंक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, काफी अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइज हुआ है, $40 बिलियन से ज्यादा का बढ़ गया है। सो उसकी वजह से थोड़ा कैश इनफ्लो, डॉलर इनफ्लो बढ़ा है। दूसरा, मार्केट में भी देख रहे हैं कि एफआईआई का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इनफ्लो बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से एफआईआई नेट इन्वेस्टर थे मार्केट में, तो सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। ग्रोथ स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। आप देख रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी आ रही है। पिछले क्वार्टर में काफी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ भी रहा, बहुत अच्छा आपका व्हीकल सेल्स रहा। ओवरऑल जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर भी देखें तो वो भी काफी अच्छा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे हम फेस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं, ओनम, दिवाली एंड बाकी दिसंबर तक जो फेस्टिविटीज रहती हैं, शादियां रहती है, तो उसमें काफी प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, तो इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ेगी। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। डॉलर मुझे लगता है अब थोड़ा स्टेबल होगा, रुपी स्ट्रेंथन होगा जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में और प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी। आईपीओ भी काफी सारे लाइंड अप हैं, तो डेफिनेटली फॉरेन इनफ्लो बढ़ा है और मुझे लगता है रुपी स्टेबल होगा। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी वो भी अभी थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती नजर आ रही हैं। जो क्रूड प्राइस थी वो $75-74 पर बैरल आ गई है, तो वो प्रेशर भी हमारी इकोनॉमी से कम हो गया है। और दूसरा, वॉर की भी थोड़ा ईज होने का नजर आ रहा है, तो अगर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी ईज डाउन होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी कम होगी, तो मुझे लगता है कि इंडिया अभी अच्छे पोजीशन में है और मेरे हिसाब से रुपी रिकवर करेगा डेफिनेटली अगेंस्ट द डॉलर। एब्सोल्युटली। पूजा जी, वैसे देखा जाए तो महंगाई फिलहाल आरबीआई के दायरे में, पैरामीटर कंट्रोल्स के भीतर है, लेकिन पिछली पॉलिसी से लेकर अब तक हुआ काफी कुछ है ग्लोबल फ्रंट पर। कच्चा तेल अभी संभला है, लेकिन उबाल भी हम देख चुके हैं। ग्लोबल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफी रही है। ऐसे में इस पॉलिसी के दौरान आरबीआई ग्रोथ को प्राथमिकता देगा या फिर इन्फ्लेशन पर सख्ती बनाए रखेगा आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से उनका जो मैंडेट है, फ्लेक्सिबल मैंडेट है, वो उसको लेके चलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी जो करंट रीडिंग है वो चाहे उनके टारगेट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जो उनका प्रोजेक्शन है वो अपर बैंड से नीचे है इस साल के लिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी चेंज करेंगे। ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेट कट का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रेट कट घटाने के लिए कुछ भी करेंगे। पर रेट कट बढ़ाने का भी इस वक्त, जैसे कि आपके सारे एनालिस्ट सर्विस कह रहे हैं, सभी एनालिस्ट सर्विस कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंज की उम्मीद करी जा सकती है इस मीटिंग से। अगले मीटिंग में डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन पे क्या होता है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि आरबीआई के अपने जो सर्वेज हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस के, वो पिछली मीटिंग में भी उन्होंने कहा था और उसके बाद भी ये देखने में आया है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं अभी भी हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और वो एक फैक्टर रहेगा एमपीसी के माइंड पे। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्टेज आई है जब वो रेट जो है रेपो रेट बढ़ाएंगे।
और कट करने का तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त बिल्कुल भी कोई चांस है। बिल्कुल ठीक है, कट करने की तो अभी फिलहाल किसी भी पोल में ये बात हो नहीं रही है। उल्टा हाइक को लेकर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर आई थी, लेकिन फिलहाल वो भी कंसिडरेशन में तो नजर नहीं आता आरबीआई के। लेकिन सदफ जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने बात लिक्विडिटी को लेकर की कि सीआरआर में एक छोटा कट देखने को मिल सकता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर लिक्विडिटी का क्रंच है या फिर ज़रूरत है, क्रंच नहीं भी है, ज़रूरत है अगर मार्केट को, इकॉनमी को, तो आरबीआई के पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं सीआरआर कट के अलावा, जिससे वो लिक्विडिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं, और क्या वो कंसिडर करेंगे उन ऑप्शंस को इस बार? देखिए, आरबीआई के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो सीआरआर कट है, फिर उसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी, बट मुझे नहीं लगता अभी जरूरत ओपन मार्केट ऑपरेशन की है। सीआरआर कट इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था क्योंकि आज अगर आप देखें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बैंक में अच्छा है, और काफी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है। 18% की क्रेडिट ग्रोथ आई है। उस क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा आई थिंक लिक्विडिटी अगर इन्फ्यूज होगी तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हम एक सीजन में हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को काफी प्रमोट करता है और सेल्स भी काफी अच्छी रहती हैं फेस्टिव सीजन में, तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रहेगी। सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो एक्टिविटी नजर आ रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में नजर आ रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक सभी अच्छा कर रहे हैं, और एनबीएफसी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर उसको प्रमोट करना है और इकोनॉमी में ग्रोथ में और पुश लाना है तो डेफिनेटली एक लिक्विडिटी मेंटेन रखे तो वो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन की जरूरत है। एक लिक्विडिटी की इन्फ्यूजन की जरूरत माइक्रो सेक्टर में है, जो स्मॉल एसएमई सेक्टर है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें छोटे एंटिटीज जो हैं एनबीएफसी, उनके पास लिक्विडिटी कम है। उसके लिए आरबीआई ने ऑलरेडी एक 20,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी स्कीम लगाया है। जैसे जैसे उसमें डिसबर्सल होता है मेरे हिसाब से लिक्विडिटी बढ़ेगी, और डेफिनेटली अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से डेफिनेटली आरबीआई कंसिडर कर सकता है लिक्विडिटी इंप्रूव करने के मेजर लेने के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है अभी मेजरली स्टेटस को मेंटेन करा जाएगा इस एमपीसी में। बिल्कुल। पूजा जी, गुड मॉर्निंग। विकास बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करेंसी को लेकर भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आरबीआई के सामने एक चैलेंज ये भी है कि करेंसी को सपोर्ट दिया जाए। अब अगर रेट हाइक करते तो आसान था करेंसी को सपोर्ट देना, क्योंकि फॉरेन करेंसी को हम अट्रैक्ट कर पाते, लेकिन वो अभी फिलहाल किसी कंसिडरेशन में है नहीं, और वो ऑप्शन अभी फिलहाल है नहीं, आरबीआई वो कंसिडर भी नहीं कर रहा। तो क्या तरीके हो सकते हैं जिस पर आरबीआई इस बार विचार कर सकता है या ऐसे कुछ मेजर्स अनाउंस कर सकता है करेंसी को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, उन्होंने पिछली पॉलिसी में सरकार के साथ साइमल्टेनियसली जो करेंसी सपोर्ट मेजर्स अनाउंस किए थे वो अभी ऑनगोइंग है। और अभी जो उन्होंने डेटा दिया है उसको देख के पता चलता है कि काफी ज्यादा इनफ्लोज आए हैं। उसके अलावा जो है एफआईआई इनफ्लोज भी उन्होंने मजबूती वापस पकड़ी है। जब इतने इनफ्लोज जो है आने शुरू हो गए हैं तो दोबारा एक मीटिंग में मेजर्स अनाउंस करने के बाद दोबारा सब्सिक्वेंट मीटिंग में नए मेजर्स अनाउंस करना, मुझे नहीं लगता आरबीआई ऐसे करेगा, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उससे मैसेज ये जाता है कि वो थोड़े पैनिक मोड में है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पिछले मेजर्स के बारे में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके पिछले जो मेजर्स थे उसमें काफी जो है डॉलर इनफ्लोज आ रहे हैं, वो डेटा दे रहे हैं, और अभी उस मेजर्स का जो है पूरा इम्पैक्ट आने की मुझे लगता है वो वेट करेंगे, और नए मेजर्स की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है इस टाइम पे, और जरूरत भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ये चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आप देखेंगे तो इस वक्त सपाट कारोबार ही कर रहा है। 24,625 के आसपास है। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल सपाट है, 57,900 के लेवल आप निफ्टी बैंक पर देखेंगे। निफ्टी 50 के अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर एडवांसेस की संख्या 28 है और डिक्लाइंस की संख्या है 22, और सबसे ज़्यादा ऊपर आज आपको शेयर नजर आएगा एलएनटी का, लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी है। एचडीएफसी लाइफ में 1.5% की तेज़ी है। इंटरग्लोब में, चूँकि क्रूड का एक फैक्टर है,
कच्चे तेल में गिरावट आई है तो 1.5% के आसपास की तेजी हम इंटरग्लोब के शेयर में भी देख रहे हैं। एमएनएम, एनटीपीसी, ग्रासिम जैसे कुछ और शेयर है जहां पर 1% की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। सदफ जी, एक प्रश्न और आपसे मैं लेना चाहूंगा। क्या हम मान के चलें कि फिलहाल के लिए मॉनेटरी ईजिंग का जो दौर था ये ओवर हो गया है और इस पॉलिसी में क्या आरबीआई के रुख में जो अभी तक न्यूट्रल है, क्या इसमें हम कोई परिवर्तन देख सकते हैं? देखिए जी, अभी मॉनेटरी ईजिंग का दौर तो अब आप कह सकते हैं कि आई थिंक बैक बर्नर पे है, क्योंकि मॉनेटरी टाइटनिंग का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट अभी एक ग्लोबल मैक्रोस थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी टाइटनिंग की जरूरत है, बट डेफिनेटली आरबीआई वॉचफुल रहेगा। स्टांस मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही रहेगा, बट मेरे हॉकिश स्टांस पे अभी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में काफी ग्रोथ नंबर अच्छा है और अभी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, और जो आने वाले इंडिकेटर भी नजर आ रहे हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो हमारा इनफ्लो रहेगा वो अच्छा रहेगा एफसीएनआर डिपॉजिट में, और जो विंडो है अभी सितंबर तक खुली है, और इसमें ये भी अच्छा रहेगा कि क्रूड प्राइस थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए भी, और फेड ने भी कोई रेट हाइक नहीं करा है, सो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अभी मॉनेटरी टाइटनिंग इमिडिएटली शुरू होगी, बट डेफिनेटली एक साइकिल टर्न हो गई है। जो रेट कट की साइकिल थी वो तो अब खत्म हो गई है। अब जो आशा की जाती है कि वो रेट हाइक होगा, बट वो इस क्वार्टर में तो नहीं होगा, बट अब दिसंबर क्वार्टर में होता है या वो मार्च क्वार्टर में होता है, वो हमें देखने की वाली बात है। बट जिस तरह से मुझे लग रहा है जीडीपी ग्रोथ में नंबर में अच्छा दिख रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी रेट हाइक नहीं होना चाहिए, और साथ में ही इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आता नजर आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रहे हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स में भी देखें तो बॉन्ड यील्ड्स में भी गिरावट ही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप इस इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी आरबीआई, और डेफिनेटली अभी इमिडिएटली रेट हाइक नहीं होगी, मे बी एक क्वार्टर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन रहती है, ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट कैसा रहता है, तो उसके हिसाब से आरबीआई कॉल लेगी। अभी तो अकोमोडेटिव ही रखेगी आरबीआई और न्यूट्रल रखेगी स्टैंस। मुझे नहीं लगता अभी हॉकिश स्टैंस की जरूरत है और कुछ ज्यादा टाइटनिंग की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी सदफ जी की। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के धुरंधर रहे सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IIT Now स्वदेश पर इस खास कवरेज में। सर, आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं आरबीआई की ये पॉलिसी में? क्या स्टेटस को ही रहने वाला है, और कितनी आशंका आपको इस बात की है कि एक सरप्राइज हाइक भी आ जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्रूड बास्केट रहा इंडिया का, वो पिछले एक क्वार्टर से लगातार काफी ज्यादा हाई रहा है। इनफैक्ट अगर हम 4 महीने से बात करें तो बीच बीच में थोड़े डिप्स आते हैं, लेकिन एलिवेटेड रहा है कच्चे तेल का भाव, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को इसने पुश करने का काम भी किया है। देखिए, मैं मानता हूं कि अकोमोडेटिव स्टांस में जाने में मुश्किल है, न्यूट्रली रखेंगे, मगर जो आपने इन्फ्लेशन के आंकड़े बताए उसमें 2-3 चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूंगा। एक है कि आरबीआई ने पिछले पॉलिसी में $95 का क्रूड का अनुमान लेके पॉलिसी को किया था। जितना भी हुआ उतना नहीं है, अभी 85 एवरेज देखें क्वार्टर का 85 के लेवल पे है, तो ज़रूर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो जो आरबीआई की उम्मीदें थी उससे कम आ रही है। नंबर 1, वो एक सपोर्टिव बात है। सेकंड, मॉनसून का जो फूड इन्फ्लेशन की बात है, वो भी देखिए कि पहले बहुत डर था कि बहुत कम मॉनसून की सप्लाई होगी, मगर वो देखें तो अभी करीबन 12% ही लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में कम है। और मैं एग्रीकल्चर का क्रॉप वाइज देख रहा था, एक्चुअली चावल और जूट ये दोनों लास्ट ईयर के माफी की है, और शुगर केन भी। तो क्या है कि पल्सेस और जो ग्राउंडनट ऑयल और सोयाबीन, ये इसमें कमी पड़ी है, थोड़ी उधर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो फूड इन्फ्लेशन, मगर एक चीज जो आरबीआई भी साफ कहते आ रही है वो है कि हम कोर इन्फ्लेशन पे ध्यान देंगे, और वो भी अब आंकड़े रिलीज करने लगे हैं। तो कोर में आप ऑयल और फूड को निकालते हैं
तो उसके अलावा इन्फ्लेशन देखें तो उतनी डरावनी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई को ना ही कोई ट्रिगर है रेट हाई करने का, ना ही रेट करने का, तो बीच में रहेंगे। क्या पॉलिसी अकोमोडेटिव बन सकती है इस माहौल में? मेरा मानना है नहीं, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन पे उनके आंकड़े हैं कि फोकस्ड, मगर डिमांड साइड से वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो और भी दबाव डाल देगा। और जो एफएक्स के बारे में उनकी पॉलिसी में ये भी आता है, तो फेड की भी हॉकिश होल्ड है। और उसके बाद देखिए थोड़ी ईजिंग हुई है, बिकॉज उधर के लेबर के डेटा और ये सब, अभी फेड का भी रेट हाइक का जो लाइकलीहुड है सितंबर में, वो थोड़ी कम है। तो मेरा मानना है कि अब के लिए स्टेटस को मेंटेन करके, ये जो डॉलर का $40 बिलियन का इनफ्लो आया है, उसका असर दिख रहा है। रुपी आज 95 के नीचे आ गई है, स्ट्रेंथन हुई है। और ये पैसा अभी वापस अभी इंडिया में नहीं आया है, एफसीआई अभी कलेक्शन हुआ है, उसको जब रुपये में कन्वर्ट होगा तभी आपको होगा। सेकंड, बॉन्ड के बारे में मैं बता दूं कि जी जिससे जी का जो बिल्कुल सुनील सर। एक वो मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ, एफआईएस ने 40,000 करोड़ जून मंथ में लाए थे, मगर ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स का इंक्लूशन नहीं हुआ, इसलिए जुलाई में थोड़ी दम गई। तो मगर वापस बढ़ने की भी गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ट्रिगर्स नहीं है कि आरबीआई को कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आइदर वे लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का काफिला आरबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंच भी चुका है। 5 मिनट बचे हुए हैं करेंसी को लेकर और साथ ही आरबीआई के स्टैंड को लेकर, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को लेकर बातचीत है। बस 5 मिनट में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने होंगी। क्विकली एक बार सदफ आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले अमूमन हम देखते हैं कुछ सेक्टर्स फोकस रेडार पर रहते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो और साथ ही रियल एस्टेट प्लेज। क्या राय रहेगी, कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी है आपके हिसाब से? आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, काफी इंटरेस्ट है एफआईआईस का ऑल्सो बैंकिंग सेक्टर में। कॉन्ट्ररी थोड़ा सा पोजीशन ये है कि आज के दिन में पब्लिक सेक्टर बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर वॉश आउट पे रखना चाहिए। सभी नंबर जितने भी रिजल्ट अभी तक आए हैं काफी अच्छे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। और ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी आई है। एक नंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी में देखना होगा, जो गवर्नर बताएंगे कि कैसी क्रेडिट ग्रोथ रही है और क्या आगे की आशा रखते हैं। तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर एक वॉच आउट पे रहेगा, जो कि काफी अट्रैक्टिव सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है और ऑलमोस्ट 30% हमारा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनेटली वो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर रहेगा। एब्सोल्युटली। पूजा जी, हमने यूएस फेड के रेट अनाउंसमेंट्स में भी देखा था, फेड प्रेसिडेंट ने भी ओपन माइंड के साथ रेट डिसीजन अनाउंसमेंट दिखाए थे। ऑफ कोर्स वहां पर इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ा है और ये कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स के बाद आरबीआई के फैसलों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा? क्विक टेक, बस पॉलिसी किसी भी मिनट जारी होगी। जी, मैंने पहले भी कहा, अगर फेड का जो है रेट हाइक होता है, आप देखेंगे कि इंडिया में भी रेट हाइक होगा। ये पहले भी 2022 में भी हुआ था, जबकि आउट ऑफ साइकिल इमरजेंसी मीटिंग बुला के आरबीआई ने रेट हाइक किया था, जबकि फेड ने अपना रेट हाइक अनाउंस किया था। उसके इमीडिएटली बाद इंडिया में हुआ था, जबकि शेड्यूल्ड एमपीसी मीटिंग नहीं थी। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है इंडिया में हो सकता है आपकी बारी आउट ऑफ साइकिल मीटिंग बुला के ना किया जाए, बेटर टेलीग्राफ तरीके से किया जाए, पर यहाँ पे भी फिर रेट हाइक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो है एमपीसी यही बोलेगी कि हम अभी डेटा देख के डेटा बेस्ड वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। जैसे जैसे डेटा आएगा उसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेंगे। किसी भी तरह से वो कॉशियस रहेंगे, किसी भी तरह से उनके पास कॉम्प्लिसेंसी का इस टाइम पे जो है रीजन नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कि बात हो रही है 100% टैरिफ की, जो कि रशिया से क्रूड खरीदते हैं कंट्रीज, उनके ऊपर लगे, या कुछ और अनसर्टेनिटी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से या ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ भी बदल सकता है। आज हम दुनिया की हालत ऐसी है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो उसके वजह से आज की डेट में जितना इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे जो है आरबीआई कॉशियस रहेगी, एमपीसी कॉशियस रहेगी, कोई चेंज नहीं करेगी। और जैसे जैसे उनके पास नया नया इन्फॉर्मेशन और डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। ऐसा वो जो है मुझे लगता है मैसेज और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल।
देखिए, पॉलिसी शुरू होने में 1 मिनट 20 सेकंड का ही समय अब रह गया है, तो कुछ ही समय में, बस कुछ ही सेकंड्स में आरबीआई गवर्नर आपकी स्क्रीन पर होंगे और पॉलिसी के डिसीजंस को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को वो सामने रखेंगे। उम्मीद यही है कि नो चेंज, यानी कोई भी बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा। तो इस पर तो हमारा ध्यान है। साथ में एक और चीज पर ध्यान रखिए, प्राइमरी मार्केट में एक एक्शन बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देश की अगर हॉस्पिटल के बेड्स के काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन मणिपाल हेल्थ की लिस्टिंग होने जा रही है और जो सेटलमेंट प्राइस का आया है वो 10.5% के प्रीमियम पर 652 और 655 दोनों एक्सचेंजेस पर प्राइस आया है। तो प्रीमियम पर अच्छी लिस्टिंग होने जा रही है। करीब करीब 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। रिटेल का हिस्सा उतना अच्छा नहीं भरा था, 93% के आसपास की सब्सक्रिप्शन वहां दिखी थी, लेकिन बाकी हिस्सों में सब्सक्रिप्शन बेहतरीन नजर आई थी। 560 से 590 का प्राइस बैंड था इस कंपनी का। मणिपाल हेल्थ का ये आईपीओ आया था 29 से 31 जुलाई के बीच में। जो जीएमपी सजेस्ट कर रहे थे उससे सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीमियम जो है वो जीएमपी में उतनी दिख नहीं रही थी, लेकिन अच्छी प्रीमियम पे लिस्टिंग होने जा रही है 10-11% की। तो यहां पर भी आप रखिए ध्यान, क्योंकि ये कंपनी जो है वो अगर हॉस्पिटल बेड्स के हिसाब से आप देखेंगे तो 13,000 से ज्यादा बेड्स हैं इस कंपनी के पास और बेहतरीन एडिशन इन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3,000 से ज्यादा बेड्स का किया है। तो अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो आईपीओ से पैसे भी जुटाने वाले हैं उससे वो डेट भी अपना सेटल करने वाले हैं, एक्सपेंशन को फ्यूल करने वाले हैं। देखिए, बेहतरीन लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आ रही है। 10.5-11% ऊपर 652, 590 का इशू प्राइस था, 652, 653, 655 के आसपास जो है वो इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लिस्टिंग भी आपके